हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट टू को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट जो आपकी यूनिट टू दी हुई है आईटेप से रिलेटेड जो सिलेबस है उसमें उसके बारे में हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक्स देखते हैं हमारे कंटेंट जो रहेंगे। मीनिंग एंड डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन एंड सोशल चेंज, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज़ के बारे में, असिमिट्रीज विद इंटरफेस ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी के बारे में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के बारे में, और फिर मॉडर्निटी, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। सो ये पूरी यूनिट टू इसमें कवर हो जाएगी। कोई भी डाउट अगर इसके बाद भी रहेगा तो आप पूछ लेना। ओके, सो हम इसको एक एक करके हर यूनिट की जो टॉपिक है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। आपका जितना मन हो उतना आप देख सकते हो, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आप जा सकते हो बाद में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग एंड डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज। तो बेसिकली सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सोशल चेंज इन द सेंस कि जब किसी चीज़ में बदलाव आए। ओके, जब सोसाइटी में बदलाव आए, जब सोसाइटी में ऑल्ट्रेशन हो, मतलब कुछ चेंज हो इन द सोशल स्ट्रक्चर, और इट में मीन अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ। क्या तो सोशल स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आए या फिर वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंट्री पहले दैट इज मोनार्की था आपके कंट्री में, है ना, मोनार्की रूल था। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, है ना, तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई आपकी। ओके, तो बेसिकली ये क्या सोशल चेंज है। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया आपका। ओके, फॉर एग्जांपल, पहले आपकी आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी, बट उसके बाद जब कोविड आया उसके बाद टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा भरपूर यूज़ होने लग गया। बेसिकली ये भी क्या है? सोशल चेंज है। ये पार्ट है सोशल स्ट्रक्चर के चेंज होने का। ओके, सो इट में मीन चेंज इन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्लेस, या तो प्लेस में जगह पे चेंज हो सकता है। जैसे कि अब आप ये देख लो कि कुछ स्टेट बदलते हैं, उनकी बाउंड्रीज बदलती हैं, डिफरेंट स्टेट फॉर्म होते हैं, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। सो बेसिकली चेंज हर तरह से। सिनोनिम्स ऑफ चेंज ऑफ द टर्म चेंज इन सोशियोलॉजी आर, अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो उसमें टर्म का मतलब, चेंज का मतलब है डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इन सब से, है ना, कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, डिस्कवरी क्या हो रही है, नए चेंजेस क्या हो रहे हैं, उन सब से इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, ये सारे क्या है? सोशल चेंज का पार्ट है। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि कोई ना कोई मतलब होता ही रहता है, किसी ना किसी चीज़ में चेंज आते ही रहते हैं, डायनामिक है, गतिशील है, और इनएविटेबल प्रोसेस है, मतलब कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस। दैट कैन अकर एट वेरियस लेवल। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कि इंडिविजुअल किसी सोसाइटी में कुछ चेंज आ गया, या फिर किसी पर्सन में कोई चेंज आ गया। ग्रुप में भी हो सकता है, कम्युनिटी में भी हो सकता है, और होल सोसाइटी भी चेंज हो सकती है आपकी। ओके, कि पहले आपकी सोसाइटी थी वो वेल सिस्टम को बहुत ज़्यादा मानती थी, बट फिर जो एजुकेटेड पर्सन है उन्होंने बताया उसका जो भी सिस्टम था उसके बारे में, लोगों को अवेयर करा, तो उसके बाद वो जो वेल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया। सो बेसिकली ये भी क्या है? सोशल चेंज है। सो सोशल चेंज कैन बी इंटेंशनल। तो इंटेंशनल मतलब खुद जान करके भी किए जा सकते हैं, जैसे कि रिफॉर्म और पॉलिसीज़ के थ्रू, कि कोई रिफॉर्म आया है बदलाव करने के लिए, या पॉलिसी बनी है उसके लिए। जैसे आपके जैसे हमारे हरियाणा की बात करें तो पहले एजुकेशन नहीं थी गर्ल्स के लिए, बहुत कम एजुकेशन दी जाती थी, बट फिर इंटेंशनली पॉलिसीज बनी गवर्नमेंट के द्वारा, रिफॉर्म्स आए, उसके बाद एजुकेशन दी जाने लगी, रिजर्वेशन आए उनके लिए। अनइंटेंशनल भी हो सकती है, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमें पता नहीं था कि हो सकता है कभी, है ना, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर कल्चरल इवोल्यूशन की वजह से, कि आपके कल्चर में ही कोई बदलाव आया है। सो हिंदी में भी आपको स्लाइड्स मिलती जाएंगी, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। जो मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आप हिंदी मीडियम में देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो डेफिनेशंस दी गई थी डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के द्वारा। तो मैकलेवर और पेज के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, सोशल चेंज इज अ चेंज इन सोसाइटी। आप ऐसे पेपर को अटैम्प्ट करोगे जैसे मैंने आपकी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वैसे अगर करोगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ओके, सो सोशल चेंज क्या है इनके द्वारा? चेंज इन द सोसाइटी। सिर्फ इन्होंने ये बोला कि सोशल चेंज का मतलब ही क्या है? कि सोसाइटी में कोई ना कोई चीज़ें चेंज आना। सो अकॉर्डिंग टू डेविया के अकॉर्डिंग, सोशल चेंज इज meant only such alteration as occurs in social organization, that is in structure and function of the society। कि सोसाइटी कैसे काम करती है उसमें कोई चेंज आ रहा है, या फिर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मतलब उसका जो बुनियादी ढांचा था वही चेंज हो गया। सो कैसे भी हो सकता है वो, ठीक है, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे पहले आपकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो पहले एनईपी 1986 पे चल रहा था, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया था, उस पे चल रहा था। फिर जैसे एनईपी 2020 आई तो फिर ये आपका आईटेप कोर्स भी आ गया, नया कोर्स आ गया, है ना।
तो डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं सोसाइटी में। तो गिलिन एंड ग्लिन के द्वारा डिफाइन सोशल चेंजेस है वेरिएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ वेदर ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन जियोग्राफिक कंडीशन, कि कैसे भी हो सकता है कि आपके जीने का तरीका बदल गया, जियोग्राफिक कंडीशन बदल गई, कल्चरल इक्विपमेंट्स की वजह से, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, किसी की आइडियोलॉजी की वजह से चेंज आ गया है ना, कि कोई और किसी की विचारधारा है उसकी वजह से कोई चेंज आ गया, या फिर चेंजेस ब्रोट अबाउट डिफ्यूजन और इन्वेंशन विद इन द ग्रुप, कि किसी चीज़ में बिल्कुल वो चीज़ डिफ्यूज हो गई, मतलब मिल गई, या फिर नई चीज़ कोई इन्वेंट हो गई। तो हर तरह से सोशल चेंज हो सकता है। ओके, सो कुछ परिभाषा इसको हिंदी में भी देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज some scholars depict the process of social change in the following manner, कि एक प्रोसेस बताया हुआ है स्कॉलर्स ने। जैसे अगर हम इसको पूरा समराइज करें कि सोशल चेंज क्या है, तो उसका प्रोसेस है सबसे पहले तो चेंज इन द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कॉलर है या फिर एक पर्सन है, वो चाहता है कि जो विमेन एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए, या फिर फेमिनिस्ट कोई चाहती है कि विमेन एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको राइट मिलने चाहिए। तो उनके खुद के एक्सपीरियंस में सबसे पहले चेंज आएगा ना, मतलब वो अपनी लाइफ में चेंज करेंगे। फिर एटीट्यूड में चेंज आएगा, कि उनके जो नज़रिया है, उनका जो नज़रिया है उसके प्रति चेंज हो जाएगा बिल्कुल। वो मानेंगे कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सारी वुमेन को वो एजुकेशन दे, ऐसी उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। चेंज इन द सोशल इंटरेक्शन, फिर वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगी, लोगों के साथ बोलेंगी कि इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, अवेयर करेंगी, तो फिर है ना। फिर चेंज इन सोशल रिलेशंस, की उनके रिलेशंस चेंज हो जाएंगे। अब वो ऐसे लोगों से मिलेंगी जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन दी नहीं जाती, और दी जाती है उन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगी, मिलाएंगी कि अगर आप दोगे एजुकेशन लड़कियों को तो कितना प्रभाव पड़ेगा। फिर सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, कि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर, एक तरह से आपकी जो सोसाइटी है उसमें चेंज आएगा, और फिर इट विल लीड टू सोशल चेंज, कि पूरा ही मतलब सोसाइटी में चेंज आ जाएगा बिकॉज ऑफ योर दिस प्रोसेस, है ना। तो ये हिंदी में दिया हुआ इसके रिगार्डिंग आप पढ़ लेना, ठीक है, हिंदी में आप ऐसे लिख देना इसे। फिर हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज क्या है, यूनिवर्सल है, इट मीन्स कि ये सभी सोसाइटी के लिए करी जाती है, दो इट्स रेट एंड फॉर्म वेरी। तो मतलब किस तरह से आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एनईपी 2020 आई है, तो उसमें कुछ जगह पे वो सबके लिए है ना, यूनिवर्सल है। बट कुछ जो स्टेट हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ थोड़ी देर दिनों बाद करेंगे, सालों बाद करेंगे कुछ, है ना। तो वो वैरी कर सकता है। कॉन्टिन्यूस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कि चेंज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो चेंज होता ही रहता है, चाहे वो नेचुरल चेंज हो या फिर जो मैन मेड चेंज हो सकता है वो, है ना। सो मल्टी फैक्टोरियल होता है, कि डिफरेंट फैक्टर्स से रिलेटेड होता है चेंज, कि अब कोई चेंज हो रहा है तो उससे इकोनॉमी में भी प्रभाव आएगा, जैसे आपकी एनईपी 2020 आई है, या फिर आप बोल सकते हो आईटेप कोर्स आया है नया, तो इससे इकोनॉमी में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर आप बच्चों को ऐसा बनाओगे लायक कि वो अच्छी टीचर एजुकेशन उनको मिल सके। पॉलिटिकल चेंज भी आते हैं, और टेक्नोलॉजिकल चेंज, मतलब डिफरेंट इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। तो मतलब अब जो पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट है वो भी इससे रिलेटेड कुछ रिजर्वेशन देगी या फिर कुछ पॉलिसीज बनाएगी। फिर टेक्नोलॉजी में भी चेंज आएगा। सो बेसिकली डिफरेंट मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। ओके, वेरिएबल स्पीड, सो सम चेंजेस हैपन रैपिडली, कि कुछ चेंजेस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशंस आप बात करो, कि रिवॉल्यूशंस जो होते हैं वो ये चाहते हैं, उनके मन में भावना यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी चेंज ले आए, है ना, मतलब कुछ ना कुछ जैसे लड़ाई कर कर या फिर अपने हक की आवाज़ उठा करके। वाइल अदर्स आर स्लो, जैसे कल्चरल शिफ्ट, कि आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाने की सोच रहे हो, मतलब शिफ्ट करने की सोच रहे हो, शिफ्ट इन द सेंस कि आपके माइंड सेट को चेंज करना चाहते हो, तो वो धीरे धीरे करके होगा। जैसे आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, उनके कल्चर उनके बारे में सुनोगे तो आप बिल्कुल ही उन्होंने डिफरेंट लाइफ जी है आज के कल्चर से। तो वो आज जैसे हैं, मतलब सोसाइटी को देखकर उन्होंने अपने आप में कितना बड़ा चेंज किया है, जिसने नहीं किया वो पीछे रह चुका है ना। सो इट में भी पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि सारे चेंज जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव की तरफ ही ध्यान दे, मतलब प्रोग्रेशन या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट पे ही ध्यान दे। कुछ से कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, है ना, इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है, एनवायरमेंटल हार्म भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से लोगों की लाइफ अफेक्ट हो गई नेगेटिवली,
तो वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, सोशल नेगेटिव चेंज हो गया वो, ठीक है। तो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं से भी पढ़ लेना आप, ओके। जो हिंदी मीडियम है उसके लिए, उनके लिए हिंदी मीडियम में दिया जाता है सारा, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, मतलब किस किस तरह से चेंज हो सकते हैं, क्या क्या की एरियाज है जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, डेमोग्राफिक डायमेंशन है, एनवायरमेंटल डायमेंशन है, और फिर एजुकेशनल डायमेंशन। तो डिफरेंट डायमेंशन है या फिर की एरियाज है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसको देखते हैं एक एक करके। सो सोशल चेंज कैन बी एनालाइज थ्रू मल्टीपल डायमेंशन। ये डिफरेंट डायमेंशन या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट एरियाज और एस्पेक्ट्स है, देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टूल्स, की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए टूल्स आ रहे हैं पढ़ाने के। आप पढ़ाई से रिलेटेड करोगे तो मशीन्स आ रही हैं, प्रोसेसेस ऑल्टर्स हाउ पीपल लिव एंड वर्क। कि पहले जो आप देखते थे कि प्रिंटर्स जो होते थे वो उनके लिए आपको वायर चाहिए होती थी, बट अब वाईफाई के प्रिंटर्स आ रहे हैं कि अब आपको वायर की जरूरत ही नहीं है, बस वाईफाई से कनेक्ट करो और आपका प्रिंटर रेडी है ना। आप कहीं से भी किसी भी रूम में बैठकर जहाँ तक उसकी रेंज आ रही है वहां तक आप कर सकते हो प्रिंट ना। तो एग्जाम्पल लाइक इंटरनेट रिवोल्यूशन हुआ, मोबाइल फोन्स आए, एआई आया, ऑटोमेशन हुआ सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी है ना। जो कार्स हैं आपकी वो भी ऑटोमेटिक आने लगी, लाइट तक ऑटोमेटिक आने लगी कि आप एक कमांड दोगे और वो स्विच ऑन हो जाएगा उसका। टेक्नोलॉजी कैन इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर, तो उनके जो सोसाइटी है उनके सोशल बिहेवियर को चेंज करता है कि अब आप टेक्नोलॉजी पे अपने आप को निर्भर कर देते हो, कम्युनिकेशन पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। सो इट ऑफन लीड टू इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल चेंजेस, न्यू वैल्यूज एंड ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल। तो ये डिफरेंट तरह से आपको, एक तरह से आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज कर देता है जब आप टेक्नोलॉजी से सामना करते हो। अभी आप एग्जांपल ही दे सकते हो जो अभी होने लग रहा है कोविड के बाद, वो सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, कैसे हमारी लाइफ बिल्कुल अफेक्ट हो चुकी है। आप पॉजिटिव तरीके से भी बोल सकते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके कुछ, ओके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक डायमेंशन। तो इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या हैं, चेंजेस इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर और इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक डायमेंशंस की तरह भी चेंज हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन किसी चीज़ में ज़्यादा बढ़ गया या फिर कम बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट कंट्रीज को करने लग गए या फिर नहीं कर रहे हैं, लेबर मार्केट हमारी कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, तो ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज से इंडस्ट्रीज आ रही है हमारे कंट्री में डेवलप हो रही है, तो उससे प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होगा, चेंजेस आएंगे उससे। ग्लोबलाइजेशन, कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कितना हमारा आप बोल सकते हो कि कितना हमारा हाथ है, या फिर आप बोल सकते हो कि कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, कि आपका डिफरेंट जो कंट्री की दैट इज कंपनीज हैं उनको अपनी कंपनी में पनाह दे रहे हो, फिर जगह दे रहे हो। और अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, जैसे शहरीकरण कैसे हो रहा है, कि जो गांव के लोग, गांव है पूरा, वो अब शहर में ही कन्वर्ट होता जा रहा है। आप सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से कि अब ये गांव तो बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, अब तो ये शहर से ही कनेक्ट हो चुका है, तो ये शहर ही बन गया है ना। तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म, की कैपिटलिज्म कैसे बढ़ रहा है या फिर सोशलिज्म कैसे बढ़ रहा है, कि गवर्नमेंट के अंदर कितनी एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कितना रोल प्ले कर रही है, उन सब के बारे में देखते हैं हम इकोनॉमिक में। तो शिफ्ट इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट इन न्यू क्लास रिलेशन, तो इससे नई क्लासेस बनती हैं जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे कि कोई पुअर है तो वो रिच हो जाता है, या फिर जो रिच है वो पुअर हो जाता है, अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में कोई चेंज आता है। वर्क पैटर्न चेंज हो जाते हैं और माइग्रेशन ट्रेंड भी हो जाता है, कि जहाँ पे अच्छी इकोनॉमी होगी जिस कंट्री की, आप वहाँ उस तरफ ही जाओगे, है ना, ये सारी चीज़ें। सो ये आर्थिक आयाम इसके बारे में हिंदी में, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशंस पे। तो चेंजेस इन पावर स्ट्रक्चर, गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पब्लिक पॉलिसीज। तो पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो पावर स्ट्रक्चर से, कि किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास नहीं है, गवर्नेंस किसकी है, जैसे एक पार्टी की ज़्यादा पावर है दूसरी की नहीं है, गवर्नेंस कैसी, गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसे, कि जो अभी हमारी गवर्निंग पार्टी है इंडिया की, उनकी आइडियोलॉजीज कैसी है ना, उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, और पब्लिक पॉलिसीज उन्होंने क्या क्या बनाई हुई है, उससे भी चेंजेस आते हैं ना। जैसे डीकोलोनाइजेशन, तो जैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ कि पहले क्या था, पहले इंग्लिश मीडियम में, और जो हमारे दैट इज आप बोल सकते हो कि पहले
कॉलोनाइजेशन आ गया था, जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने हमें हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने अपना ही सब कुछ थोप दिया था। फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंट मिली तो उसके बाद हम कैसे चेंज हो गए बिल्कुल, डेमोक्रेसी कैसे राइज हुई इंडिया में, और लीगल रिफॉर्म क्या क्या बने, जैसे राइट टू एजुकेशन, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जैसे राइट टू एजुकेशन आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। सो पॉलिटिकल चेंजेस कैन रीडिफाइन सिटीजनशिप, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हम सिटीजनशिप को रीडिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि आप सिटीजन नहीं हो, आप उनको उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, है ना, तो आप सिटीजन कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए आपका, राइट्स कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और स्टेट सोसाइटी रिलेशंस कैसा है, बेसिकली वो सब पॉलिटिकल चेंजेस में आते हैं। जैसे आपके राइट्स कितने माने जा रहे हैं, कितने राइट्स और बन गए हैं आपसे, आपके हक के रिलेटेड, है ना, आपको पार्टिसिपेट कितना कराया जा रहा है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है, उससे पहले क्या था, उससे पहले जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था, या फिर उससे भी पहले था सेग्रीगेटेड एजुकेशन, की जहाँ पर लोगों को, बच्चों को हक नहीं दिया जाता था मेन स्ट्रीम में पढ़ने का। ओके, तो अब वो एक साथ पढ़ सकते हैं मिल करके, तो कितना बड़ा चेंज आया है ना। सो इसके बारे में हिंदी में राजनीतिक आयाम के बारे में आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, फिर है कल्चरल डायमेंशन। तो कल्चर कैसे आपका चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो संस्कृति है उसमें कैसे चेंज आ रहा है। तो इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन वैल्यूज, की आपकी वैल्यू, आपके मूल्य चेंज हो रहे हैं, आपके बिलीफ, आपकी मान्यताएं चेंज हो रही है, आपके ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं, आपकी लैंग्वेज और आपकी नॉर्म्स, मानदंड चेंज हो रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे कि चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट, अब पहले कास्टिज्म कितना ज़्यादा था, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा ही था पहले। अब जैसे लोगों को एजुकेशन मिली, बच्चों को एजुकेशन मिली, तो वो सब चीज़ों से लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस तक अब सीमित नहीं है। जेंडर रोल्स के प्रति हमारी क्या सेंसिटिविटी है, और LGBTQ कम्युनिटी के क्या राइट्स हैं, उन सब से रिलेटेड कल्चरल डायमेंशन में आ जाएगा। ओके, सो कैन बी ड्रिवन बाय इंटरनल डिबेट्स, की ये कैसे हो सकता है कि आप डिबेट कर रहे हो, आप इसके ऊपर डिटेल्स, आप बोल सकते हो स्ट्राइक कर रहे हो, स्ट्राइक बोल रही हूँ सॉरी, आप इसके ऊपर आप बातचीत कर रहे हो ना, आलोचना कर रहे हो इसकी, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी, जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि फॉर एग्जांपल जो ये हम आ रहे हैं दूसरी कंट्री में, या जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उसकी वजह से जब हम उनके कल्चर के बारे में सीखते तो हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे वेस्टर्नाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ है इंडिया में, है ना, वेस्टर्नाइजेशन, ओके, वेस्टर्नाइजेशन कितना हुआ है इंडिया में, मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डिफरेंट कल्चर को सिखाने के लिए हमारा। सो कल्चरल चेंज ऑफन लीड टू न्यू आइडेंटिटीज, लाइफस्टाइल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। तो इससे नई आइडेंटिटी बनती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है बच्चों की, और सोशल एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। ठीक है, सो ये हिंदी में है, सांस्कृतिक आयाम के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट इसे। आफ्टर दैट इज डेमोग्राफिक डायमेंशन, मतलब पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड है, कि आप की कंट्री कितनी बड़ी है, कितना चेंजेस हो रहे हैं उसमें। जैसे पॉपुलेशन साइज क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, बर्थ डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली वो सारे क्या हैं, वो है डेमोग्राफिक डायमेंशंस आपके। ठीक है, मतलब कितने लोग रह रहे हैं, कॉम्पोजिशन कैसे है, बर्थ डेथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें, इन सब में चेंज आना, उसको डेमोग्राफिक डायमेंशन बोलेंगे। सो इट अफेक्ट रिसोर्स यूज, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके रिसोर्स की, आप रिसोर्स किसके पास कितना ज़्यादा है, हाउसिंग किसके पास, हाउसिंग फैसिलिटी कितनी ज़्यादा है कम है, एजुकेशन कितनी ज़्यादा कम है, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। यूथ बल, जैसे कि जब अब क्या है, यूथ की बहुत ज़्यादा संख्या और बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ती जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन कितनी है हमारी, माइग्रेशन कैन ट्रिगर पॉलिसी चेंजेस एंड सोशल रिस्ट्रक्चरिंग, कि जैसे माइग्रेशन हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज में या दूसरे स्टेट में लोगों के, तो उससे भी चेंज देखने को मिल सकता है हमारी सोसाइटी में। ओके, तो ये हिंदी में इसके बारे में, जनसांख्यिक आयाम के बारे में। फिर आ जाते हैं एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो सोशल चेंज कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम और कोज एनवायरमेंटल शिफ्ट। तो सोशल चेंज हो सकता है कि बदलाव क्या हो रहा है एनवायरमेंटल शिफ्ट में। फॉर एग्जांपल पहले हमारी कंट्री आप देखोगे कि कितनी स्वच्छ थी, साफ थी, पहले इन द सेंस कि काफ़ी पहले। फिर उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अब आप उसका दैट इज अफेक्ट देख सकते हो। जैसे एग्जांपल लाइक क्लाइमेट चेंज, अर्बन पॉल्यूशन, या फिर वाटर स्कार्सिटी, या फिर डिफोरेस्टेशन, इन सब की वजह से कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी हेल्थ पे कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। सो इट लीड टू न्यू पॉलिसीज़। जब अगर क्लाइमेट को खतरा है तो आप पॉलिसीज़ बनेंगी इसके रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होंगे। जैसा कि दैट इज़ सोनम वांगचुक को आप जानते होंगे, उन्होंने किया था इससे रिलेटेड, है ना, सोनम वांगचुक। ठीक है, इन्होंने इससे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अनशन भी किया था, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस
कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो सोलर एनर्जी को अपनी कंपनीज़ में या फिर अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, जिससे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये पर्यावरणीय आयाम, ठीक है, देख लेना इसे। ओके, फिर हम आ जाते हैं एजुकेशनल डायमेंशन पे। तो एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो चेंजेस इन एजुकेशनल एक्सेस की किन लोगों तक पहुंच रही है, कंटेंट क्या पढ़ा रहे हो, मेथड्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें भी चेंज होती रहती है सोसाइटी में, और ये सब चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म, उसको बदलाव लाने के लिए। एजुकेशन स्प्रेड्स न्यू आइडियाज़, प्रमोट अवेयरनेस एंड अनेबल क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो आपकी एजुकेशन है उससे न्यू आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं, न्यू आइडियाज़ बढ़ते हैं, अवेयरनेस आती है लोगों के प्रति, और क्रिटिकल थिंकिंग भी अनेबल होती है कि जब लोग पढ़ेंगे, जब लोगों के पास एजुकेशन होगी, तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो एनालिटिकल स्किल्स उनकी बढ़ेंगी, है ना। वो चीज़ों को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेंगे, उसके पीछे का जो भी सच है या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि वैलिडिटी या रिलायबिलिटी, उसको चेक करेंगे। इन्फ्लुएंसेस अदर डायमेंशंस लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी। तो जो भी अभी आपने डायमेंशन पढ़े उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है कि आप एनवायरनमेंट पे कितना ध्यान दे रहे हो, अपनी सोसाइटी पे कितना ध्यान दे रहे हो, है ना, और जेंडर इक्वालिटी पे कितना ध्यान दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये हिंदी में है स्टूडेंट से रिलेटेड, शैक्षिक आयाम से रिलेटेड, शिक्षा तक पहुँच, विषय वस्तु या पद्धति में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जैसे एबोल्यूशन ऑफ सती, की सती प्रथा खत्म हो गई हमारी, है ना, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है ताकि सबके पास टेक्नोलॉजी पहुंच सके। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग क्या हो सकता है, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट की जो रेसिज्म के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यूएसए में, उससे रिलेटेड जो लड़ाई हुई थी, अब जो चेंजेस देखने को मिलते हैं अरब स्प्रिंग के ऊपर की जो एंटी गवर्नमेंट, जो दैट इज आप बोल सकते हो कि मूवमेंट्स चलाए गए थे यहाँ अपने हक के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म लाइक फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपको ग्लोबली भी, आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी और आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी आपको, ठीक है। सो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, आप हिंदी इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो, तो ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन एंड सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी, मार्केट, सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स, करिकुलर इनोवेशंस, वैल्यू कन्फ्लिक्ट एंड लीगल प्रोविजन। इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड, एक्सेस एंड मैनेज। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको एजुकेशन मिल रही है, डिलीवर अच्छी तरीके से हो रही है, मैनेज कैसे कर रहे हो। आज की दुनिया में तो अगर हम आज की प्रेजेंट एरा की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल है। अब अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम कभी नहीं मिल पाते, है ना, कभी हमारा मेल मिलाप या फिर आप बोल सकते हो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ओके, सो डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई ट्यूटर्स एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जैसे आपके डिजिटल टूल्स हैं लाइक स्मार्ट बोर्ड्स हैं, है ना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे आप यूट्यूब की बात कर लो या फिर इतने सारे ऐप जैसे बायजूस की बात कर लो। सो एआई ट्यूटर्स आपके इतने सारे हैं जिससे आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस एनहेंस हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। अब आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों के बीच में। एक्सपेंड एक्सेस टू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचा सकते हो फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स को, या फिर दैट इज़ आप बोल सकते हो कि जो तैयारी कराते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जो फ्री एजुकेशन है वो ले सकते हो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ओपन यूनिवर्सिटीज़, मूक्स, दैट इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन को जो बनाया ही इसलिए गया है कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुँच सके, सभी लोगों तक डिफरेंट कोर्सेज के बारे में पहुँच सके फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो। बस इसमें क्या होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास कोर्स में, आप जब सर्टिफिकेट लेते हो किसी चीज़ का तब आपको मिनिमल सी फीस देनी होती है, वरना आपकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मूक के द्वारा सीख सकते हो। सो इट प्रमोट इंडिविजुअलाइज लर्निंग थ्रू अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर। तो ये प्रमोट करती है इंडिविजुअलाइज लर्निंग को कि बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर कोई भी डर के बिना वो पढ़ सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हिंदी में इसके बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, शिक्षा पर प्रभाव क्या है इसका, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं
रोल इन चेंज की, रोल इन सोशल चेंज। अब इसका रोल क्या है सोशल चेंज में? सो इट फैसिलिटेट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, कि अब कोई भी इंसान नॉलेज ले सकता है, सबके पास नॉलेज की पहुंच है, सबका राइट है। एनी वन कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफी और क्लास, की वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, बस इंटरनेट होना चाहिए उनके पास, इंटरनेट और फोन के माध्यम से वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हुए। ओके, रिड्यूसेस एजुकेशनल इनइक्वालिटी, तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी खत्म होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको डिजिटल डिवाइड, सॉरी, एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्यों खत्म होती है? क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आप एजुकेशन ले सकते हो, आपके पास फीस देने के लिए रुपए नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका लो है, तो फिर भी आप एजुकेशन ले सकते हो। बट मे वाइडन द गैप वे डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट, की जहाँ पे डिजिटल डिवाइड, इट मीन्स की जहाँ पे इंटरनेट की कमी है, जहाँ पे फोन्स नहीं है लोगों के पास, डिवाइसेस नहीं है, वहाँ पे ये गैप ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब एजुकेशनल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। सो इट प्रिपेयर लर्नर्स फॉर टेक बेस्ड इकोनॉमीज, तो ये लर्नर्स को प्रिपेयर करती है कि वो टेक बेस्ड इकोनॉमीज पे ज़्यादा ध्यान दे, मतलब वो खुद भी अपना कुछ प्रोड्यूस करें, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेंट करें, डिस्कवरी करें किसी चीज़ की, कंट्रीब्यूटिंग टू वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन मोबिलिटी। ठीक है, कि लोग क्या करें, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, डिफरेंट तरीके से अपने काम को करें, और मोबिलिटी इन द सेंस की अपने आप को आगे लेवल तक लेकर जाए। ओके, सो प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन में भूमिका हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज मार्केट। तो मार्केट, दैट इज इकोनॉमिक फोर्सेस एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे? सो एजुकेशन इंक्रीजिंगली व्यूड एज मार्केटेबल कॉमोडिटी। तो एजुकेशन को अगर आप बात करें, आज की बात करें, आज के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एजुकेशन को बहुत बड़ा मार्केट हब बनाया हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान ना देते हुए इसको मार्केट की तरह, मतलब स्टूडेंट को कंज्यूमर की तरह मानते हैं, यहाँ पे उनको सर्विस देते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं अगर वो फीस ज़्यादा देंगे तो, है ना। सो राइज ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन फॉर प्रॉफिट, की अब एजुकेशन जो दी जाने लगती है वो प्रॉफिट के लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए दी जा रही है, ना कि बच्चों के भले के लिए, है ना। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे राइज हो रहे हैं, वैसे वैसे प्रॉफिट का जरिया बढ़ता जा रहा है लोगों के पास। एम्फोसिस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो जो कुछ दैट इज, अगर आप बात करो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो ये आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रोजगार की स्किल्स भी बढ़ती है। आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, स्टेम एजुकेशन, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड दैट इज मैथ्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, ऐसी एजुकेशन आपको दी जाती है ताकि आप कुछ नई चीज़ों को इन्वेंट करो, अपना AI डेवलप करो, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको दिखाए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। सो इट इन्फ्लुएंस ग्लोबल रैंकिंग, इंटरनेशनल करिकुला एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो ये आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ग्लोबली कितना रैंक करते हो, मतलब ग्लोबली आपको कितनी चीज़ें पता है, इंटरनेशनल करिकुला क्या है आपका, मतलब हर जगह पे कैसे कैसे पढ़ाई होती है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता चलता है। ओके, सो ये है इसके बारे में। उसके बाद आ जाते हैं इसका रोल क्या है सोशल चेंज में, कैसे सोशल चेंज में इसका रोल है। सो डिराइव अ शिफ्ट फ्रॉम वैल्यू बेस्ड टू यूटिलिटी बेस्ड एजुकेशन, कि अब पहले क्या था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी, इट मीन्स कि आपको पहले मोरल एजुकेशन सिखाई जाती थी, पहले आपको अधिकार के बारे में ज़्यादा बताया जाता था, आपको क्या करा जाता था, आपको एजुकेशन दी जाती थी ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, आप आगे बढ़ सको बिना किसी प्रॉफिट के। बट अब क्या हो गया, एजुकेशन को यूटिलिटी बेस्ड बना दिया है, मतलब अब ये प्रॉफिटेबल बेस्ड पे, कि अगर आपके पास प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के बेस पे बना दिया है, इट मीन्स कि अब आपका जो मेन एम है एजुकेशन देने का, वो प्रॉफिट देना ही, प्रॉफिट अर्न करना ही है। ओके, उसको एक तरह से कॉमोडिटी बना दिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट बना दिया, फिर गुड बना दिया गया। सो इट प्रमोट इकोनॉमिक्स मोबिलिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, तो ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक मोबिलिटी को, कि आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज हो सकती है अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होंगी तो। सो मे री इन्फोर्स इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को री इन्फोर्स कर सकती है, एज मार्केट ड्रिवन सिस्टम ऑफन प्रायोरिटाइज दोज हु कैन अफोर्ड बेटर सर्विसेज, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ सकती है अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं जो इलीट वर्ग के लोगों के लिए, जो सिर्फ रिच क्लास को ज़्यादा और रिच करना चाहते हैं, उनको ही पढ़ाना चाहते हैं, मतलब जब तक ये प्रॉफिट बेस्ड आपकी एजुकेशन रहेगी तब तक सभी लोगों तक तो एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उससे इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ओके, इट एनकरेजेस ग्लोबल आउटलुक, तो ये ग्लोबल आउटलुक को एनकरेज करता है, इट मीन्स कि आप ग्लोबली चीज़ों के बारे में जानते हो, पहचानते हो, बट कैन ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, कि आपकी जो इंडिजीनियस या फिर आपकी जो रीजनल नॉलेज है, जो पहले की ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज होती है। जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे भी इतने सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स के बारे में नहीं पता हरियाणा के बारे में, बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश मीडियम
दैट इज एजुकेशन, है ना। तो हमें अपने सिस्टम की नॉलेज बहुत कम पता है, बहुत कम लोगों को इतना पता है। संस्कृत दैट इज उसको तो हम भूल ही गए हैं बिल्कुल ही, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर ये हिंदी में स्टूडेंट इससे रिलेटेड है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सॉरी, हिंदी में आपको समझा तो दिया है बट इसको पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आप खुद पढ़ लेना इसे, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको पोज करके, ताकि आप जो मैंने समझाया उससे आप रिलेट कर सको इस हिंदी के थ्रू और अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकोगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इम्पैक्ट क्या है इसका एजुकेशन पे। तो सोशल मूवमेंट डिमांड रिफॉर्म इन एक्सेस। तो जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं इससे रिफॉर्म में डिमांड होती है। इट मीन्स की एक्सेस बढ़ता है, इंक्लूजन बढ़ता है, इक्वालिटी होती है और इक्विटी आती है एजुकेशन में। कि जब सोशल मूवमेंट बढ़ते हैं, मतलब एजुकेशनल और सोशल मूवमेंट बढ़ते हैं, तो सभी बच्चों तक एजुकेशन मिल पाती है, इंक्लूजन आता है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल पाती है, क्वालिटी लर्निंग बढ़ती है और इक्विटी भी आती है कि सभी के लिए समान अधिकार भी प्रोवाइड करे जाते हैं। जिसको रिजर्वेशन भी जाता है उसे रिजर्वेशन भी दिया जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द दलित मूवमेंट। जो दलित मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से जो SC ST लोगों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है, रिजर्वेशन उन्हें दिया जाता है। विमेन राइट्स मूवमेंट की विमेन के क्या राइट्स है उसके प्रति मूवमेंट चलाया गया था। जिनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए उनको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं और डिसेबिलिटी राइट एडवोकेसी, इतनी सारी चीजें हैं, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो पुश फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। करिकुलम रिफॉर्म की करिकुलम रिफॉर्म में अकॉर्डिंग टू द अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द सोशल चेंज, ये सारी चीजें भी चेंज होनी चाहिए। अफर्मेटिव पॉलिसीज जो आपके हक में होती है जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी इंक्रीज होना चाहिए, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। मतलब ऐसे सिस्टम्स आप लेकर आओ जहाँ पे एजुकेशन को बहुत अच्छा माना जाए, जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर तरह से, ओके। सो स्टूडेंट, इसके बाद है ये हिंदी में सामाजिक और शैक्षिक आंदोलन। तो ये इसको हिंदी में देख लेना, शिक्षा का प्रभाव क्या है इस पर, ठीक है। सो अब इसका रोल क्या है इन सोशल चेंज। सो एजुकेशन बिकम अ टूल फॉर एम्पावरमेंट, आइडेंटिटीज असर्शन एंड लिबरेशन। की आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी आइडेंटिटी को पहचान करवाने में हेल्प करता है, एम्पावरमेंट में हेल्प करता है। एजुकेशन एक तरह से आपको सुदृढ़ बनाता है या फिर मजबूत बनाता है। पावरफुल टूल है कि आप जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, सशक्तिकरण कर सकते हो, पहचान की पुष्टि और मुक्ति का साधन बन जाती है आपकी एजुकेशन। सो चेंजेस सोसाइटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उसके प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मतलब वी ऑल आर इक्वल, ऐसी एजुकेशन हमें सिखाई जाती है, ऐसे पढ़ाई हमें दी जाती है। सो इट प्रमोट इक्विटी एंड जस्टिस, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल हायरार्कीज एंड लाइक कास्ट क्लास पैट्रियार्की। तो ये प्रमोट करती है कि हम इक्विटी प्रोवाइड करें, समानताएं हो सबके बीच में और जस्टिस हो, न्याय हो सबके बीच में, ताकि जो ऐसे लोग हैं, जो मार्जिनाइज लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन मिल सके, ताकि वो भी एक अच्छा, मतलब इक्वल हम आ सके दूसरी कम्युनिटीज के साथ, है ना। सो चैलेंजेस ट्रेडिशनल हायरार्कीज चली आ रही हैं, जो पुरानी सोच चली आ रही है, पुराने जो विचार चले आ रहे हैं, जैसे कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी, पितरात्मक सत्ता, जिसमें जो मैन है उनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू वीमेन। तो उन सब चीज़ों को हम एजुकेशन के जरिए चेंज कर सकते हैं, ओके। सो ये रोल है सामाजिक और शैक्षिक आंदोलन का। उसके बाद आ जाते हैं कल्चरल इनोवेशन। तो इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे, रिफर्स टू चेंजेस इन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट टू मेक एजुकेशन मोर रेलिवेंट एंड लर्नर सेंटर। तो ये एजुकेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब चेंज हो रहा है कंटेंट में, पढ़ाने के तरीके में और असेसमेंट में, जब आप चेंजेस ला रहे हो, मतलब आपकी करिकुलर में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो आपका सिलेबस है, जो आपके पढ़ाने का तरीका, जो टूल्स हैं, है ना, पेडागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग, उन सब में जब आप चेंज ला रहे हो जिससे एजुकेशन को और ज़्यादा रेलिवेंट और लर्नर सेंटर बना रहे हो, सो वो क्या हो गया, वो हो गया करिकुलर इनोवेशन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज एंड लाइफ स्किल। जैसा हमारी NEP 2020 प्रमोट करती है, इन सब चीज़ों को एनकरेज करती है कि हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू समझाएं, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे कर सके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पढ़ाएं, मतलब उनको डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़कर, डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में एक टॉपिक को डिफरेंट सब्जेक्ट के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाए, ओके। और उनको लाइफ स्किल्स, उनके जीने की जो भी स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाए। जैसे कि सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान दे दो, उनको मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताओ, उनको एथिकल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताओ। सो इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कल्चर, एनवायरमेंट एंड रियल वर्ल्ड इश्यूज इनटू द करिकुलम। तो आप इंटीग्रेट करो लोकल कल्चर को, एनवायरमेंट को, रियल वर्ल्ड इश्यूज को करिकुलम में। मतलब आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से उसकी डेवलपमेंट हो, ओके। ऐसी एजुकेशन आपको देनी है। सो
शिक्षा पर प्रभाव इसका हिंदी है, हिंदी आप देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। फिर आ जाते हैं रोल इन सोशल चेंज। तो इसका रोल क्या है सोशल चेंज में? सो इट एनकरेज एक्टिव सिटीजनशिप। अगर आपके पास आपने अच्छा सिलेबस, आपने अच्छी तरह से, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया होगा चीज़ों के बारे में, तो आप एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हो। एनकरेज करता है ये एक्टिव एक्टिव सिटीजनशिप को कि आप पार्टिसिपेट करोगे टू इन द डिफरेंट एस्पेक्ट, ओके। एनवायरमेंटल अवेयरनेस होगी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होगा कि आप जैसे जो भी आपके जो हक हैं उसको आप लेने का लेने की पूरी कोशिश करोगे। सो इट बिल्ड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कि आप कॉन्शियस रहते हो। इट मीन्स कि आपको चीज़ों के बारे में पता होता है, आप क्वेश्चन आंसर करते हो, आप एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव करते हो अपनी, ताकि क्वेश्चंस कर सके इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के बारे में। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं ना, स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं दैट इज़ वुमेन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के, उस पर आप आवाज़ उठा सको, उस पर आप क्वेश्चन कर सको। सो इट फैसिलिटेट अडेप्टिव एंड फ्यूचर रेडी लर्नर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर डायनामिक सोसाइटी। तो इससे अडेप्टिव लर्नर बनते हैं और फ्यूचर रेडी लर्नर्स बनते हैं। मतलब आप उनको प्रमोट कर सकते हो बच्चों को कि वो फ्यूचर के लिए पढ़े, मतलब फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उनके बारे में उनको बताया जाए। तो जिससे एक डायनामिक सोसाइटी को आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब ऐसी सोसाइटी को जहाँ पे चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस के लिए क्या काम करेंगे, चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या काम करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आप बताओगे, ओके। सो ये सामाजिक परिवर्तन में भूमिका के पॉइंट्स है, ओके। सो आफ्टर दैट इज वैल्यू कन्फ्लिक्ट। तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जैसे आप हिंदी में बोलोगे इसे, दैट इज मूल्य संघर्ष, ओके। सो ये क्या है? ये है इसका जो शिक्षा पर प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन क्या है। इन अ डाइवर्स एंड चेंजिंग सोसाइटी, इंडिया के जैसी डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे डिफरेंट टाइप की विविधताएं हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह, आप बोल दो लैंग्वेज की वजह से, ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से, कलर की वजह से, रेस की वजह से, कास्ट की वजह से, डिफरेंट डाइवर्सिटी है इंडिया में। सो ऐसी सोसाइटी और चेंजिंग सोसाइटी में कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, दैट इज ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, रिलीजियस वर्सेस सेक्युलर, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, इन्फ्लुएंस एजुकेशनल गोल्स एंड कंटेंट। तो जो ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, मतभेद चलते रहते हैं, आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको लेकर के, साथ में मॉडर्न वैल्यूज़, कि कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में ही आपको सारी चीज़ें कराई जाए। आप अगर लड़की हो तो आपको नीचे नज़र झुका के चलना है, घूंघट करना है, आपको सूट पहनने हैं सिर्फ, है ना, तो अपने शरीर को बिल्कुल ढककर चलना है। और मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल इसके विपरीत मानती है ना। सो बेसिकली वो जो कन्फ्लिक्ट है उन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है आपकी एजुकेशन, आपके एजुकेशन के गोल और एजुकेशन का कंटेंट। कि आपकी कंट्री रिलीजियस होनी चाहिए, कि वहाँ पे एक धर्म फॉलो होना चाहिए, या फिर सेक्युलर होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, कि वहाँ पे सबको इक्वल राइट देने चाहिए उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग। वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं जो उनका मन करे। इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, कलेक्टिविज्म। सो बेसिकली ये एजुकेशन आपको एनकरेज करती है ये सब चीज़ें करने में। सो एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिबेट्स ओवर सेक्स एजुकेशन, की सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो डिबेट है, कि उसको, जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से माना जाता है। उसको माना जाता है कि आप देना ही नहीं, आपको अगर बच्चों को पढ़ाया भी जाए तो उससे अपनी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल नाराज़ और ये कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। सो बेसिकली डिबेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके रिगार्डिंग। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। आपने पीछे भी देखा होगा कि जो लैंग्वेज के ऊपर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, है ना, कि आपने इंग्लिश क्यों बोला, हिंदी क्यों नहीं बोला, वो सारी चीज़ें, और मोरल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षा पर प्रभाव का हिंदी में, ओके। नेक्स्ट इज अ रोल इन सोशल चेंज। तो रोल क्या है इसका सोशल चेंज में? एजुकेशन बिकम अ बैटल ग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजीज। तो एक तरह से ये रणभूमि बन चुकी है आइडियोलॉजीज की, कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी विचारधाराएं हैं, जो कभी विच कैन ईदर प्रमोट हार्मनी, तो वो ये भी हो सकता है कि वो सब मिलजुल कर रह सके, मतलब कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी हैं कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर रह सके, और कुछ आपके जो डिविजन्स हैं उनको और भी ज़्यादा गहरा बनाती है, मतलब आपको और भी ज़्यादा डिवाइड करती है, ठीक है। सो कैन लीड टू डायलॉग। तो इससे डायलॉग और रिफॉर्म भी बन सकते हैं। अगर जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, तो रिफॉर्म्स मतलब नए चेंजेस भी आएंगे वैन वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स आर एड्रेस कंस्ट्रक्टिवली। जब जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट है, जो आपके मूल्य मतभेद है कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, अगर उसको अच्छे से देखा जाएगा, परखा जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली देखा जाएगा, उसको उसके बारे में पूरी डीपर थिंकिंग करी जाएगी, तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हम कर सकते हैं। सो इन सम कॉन्टेक्स्ट वैल्यू कन्फ्लिक्ट में डिले प्रोग्रेसिव रिफॉर्म। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट है वो और भी ज़्यादा डिले कर देते हैं कि आप
की कंट्री प्रोग्रेसिवनेस पे पहुंच ही नहीं पाती है ड्यू टू रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्सेस, की जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जिनको चेंजेस पसंद ही नहीं है, जो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, वही चलता रहे। तो उसकी वजह से हमारे देश में या किसी भी देश में प्रोग्रेसिविज्म में बहुत ज़्यादा डिले होने लग जाता है। ओके, सो ये हिंदी में है मूल्य संघर्ष के बारे में, सामाजिक परिवर्तन में भूमिकाएं हैं इससे रिलेटेड। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन क्या दिए हैं? इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिटरमाइन द राइट, स्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू एजुकेशन। जो आपके लॉ हैं, कानून हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो हमें हमारे राइट्स के बारे में बताते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, और एजुकेशन कितने लोगों तक है, कितने लोगों के पास है, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज 2009 इन इंडिया, currently free and compulsory education to the children of 6 to 14 एज। सो जैसे आपकी NEP 2020 है, जिसका मेन एम है कि आप करिकुलम की तरफ, मतलब आप ओवरऑल करिकुलम, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे करिकुलम दो जिससे बच्चों का होलिस्टिक विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। टीचर ट्रेनिंग भी दो टाइम टू टाइम, की टीचर को अपडेशन के बारे में पता लग सके, टीचर उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाए, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ाए, और असेसमेंट के बारे में पता लग सके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज कर सके। ये मेन एम है NEP 2020 का। आफ्टर दैट इज लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या? एग्जांपल कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। तो जो आपके कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी है, वो प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट दैट इज राइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की, जो दैट इज कुछ लॉज बनाए गए हैं जिससे आप डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं, मतलब जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरह से। तो कास्ट, जेंडर और डिसेबिलिटी की बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो उनको राइट्स प्रोवाइड करना, उनको बताना कि क्या क्या आपके राइट्स है, जिसके जो आप अपने हक के लिए ले सकते हो। सो ये हिंदी में है, कानूनी प्रावधान के बारे में इसे पढ़ लेना। आफ्टर दैट इज लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन क्या है? रोल इन सोशल चेंज। तो रोल क्या है इसका, लीगल प्रोविजन का सोशल चेंज में रोल? सो लीगल फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनाइज सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन एजुकेशन। सो बेसिकली जो आपके लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब जहाँ पे राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा होता है, वो आपको बताते हैं कि आपकी सोसाइटी में कितना जस्टिस के प्रोविजंस हैं, इक्विटी का क्या मतलब है, एजुकेशन में इक्विटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में। आफ्टर दैट इज इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट। तो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इट मीन्स कि आप यहाँ से एज अ प्रूफ इसको लेकर चल सकते हो अपने लीगल प्रोविजंस को, कि आप दिखा सकते हो कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपके राइट ऐसे फॉलो होंगे, आप उसको एनफोर्स कर सकते हो, उसको लागू कर सकते हो। हेल्प ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू सिस्टमेटिक इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ये ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है सोसाइटी को, कि सिस्टमेटिक इंक्लूजन हो सोसाइटी में, मतलब सभी लोगों का समान अधिकार मिलना चाहिए, तो सोसाइटी को ऐसे बनाने में हेल्प करती है। फोस्टर अ कल्चर ऑफ राइट अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि आपके कल्चर के जो भी राइट्स हैं, मतलब आपके कल्चर के राइट्स के बारे में अवेयर कराती है, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आपको पार्टिसिपेशन देने में हेल्प करते हैं आपके लीगल प्रोविजन, कि आपके क्या हक हैं, क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके बारे में आप बहुत ईजीली देख सकते हो बिकॉज ऑफ दीज लीगल प्रोविजन। सो कानूनी प्रावधान, इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, इतना समझ में आया ना। उसके बाद हम आते हैं इनइक्वालिटीज़ पे, दैट इज आपका थर्ड टॉपिक, जेंडर, रेस, कलर, क्लास, जियोपॉलिटिक्स, जियोस्पेशियल, और that is caste, disability, etc. and asymmetries with interface of families, school and community. सो सोशल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, कि जब भी आपको किसी भी तरह का अनइक्वल एक्सेस मिल रहा हो, मतलब किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, राइट्स कम है, राइट्स ज़्यादा है, प्रिविलेजेस मतलब उनके अधिकार या फिर उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, वो कम है किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ग्रुप के पास। ओके, ये सोशल इनइक्वालिटी हो गई। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ये किस बेसिस पे हो सकती हैं? जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे। तो हर तरह से जो भी फैक्टर्स है जो डिसेबिलिटी के हो, दैट इज इनइक्वालिटी के हो सकते हैं, वो सारे डायमेंशंस यहाँ पे लिखे हैं, दे मैनिफेस्ट इन एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी डेली लाइफ में, स्पेशली इन द इंटरफेस ऑफ फैमिली, स्कूल्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर बात करें फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। सो दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग और चैलेंजिंग सोशल इनइक्वालिटीज़। तो ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से सेंट्रल रोल प्ले करते हैं आपकी दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटीज़ को शेप करने में, ओके, या फिर रिप्रोड्यूस करने में,
ओके, कि चैलेंज करने में, आप उसको चैलेंज कर पाओ आसानी से, ठीक है। सो ये हिंदी में स्टूडेंट इसके बारे में, परिचय के बारे में, सामाजिक असमानता से तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और विशेषाधिकारों तक असमान पहुंच से है, ठीक है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी इन फैमिली कैसे हो सकती है? सो बॉयज ऑफन रिसीव मोर इन्वेस्टमेंट। तो ये आप सब कुछ रिलेट कर सकते हो सोसाइटी से अपनी या फिर अपने फैमिली से। सो बेसिकली बॉय को ज़्यादा, बॉयज़ पे जो एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट है, मतलब बॉयज़ पे एजुकेशन का खर्चा ज़्यादा किया जाता है, न्यूट्रिशन का और फ्रीडम का उनको ज़्यादा हक होता है कि वो बाहर घूम सकते हैं। और गर्ल्स की बात करें तो उनको एक सोशलाइज्ड डेमोक्रेटिक रोल प्रोवाइड करा जाता है फ्रॉम अ यंग एज, लिमिटिंग देयर एम्बिशंस, की उनके एम्बिशंस को, उनकी जो एम्स है उनको लिमिट कर दिया जाता है कि आप ज़्यादा बाहर इस लिमिट से नहीं जा सकते। अर्ली मैरिज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पैक्ट गर्ल एजुकेशन। तो जैसे अर्ली मैरिज करा दी जाती है लड़कियों की, है ना, जल्दी मैरिज, आप बोल सकते हो चाइल्ड मैरिज भी करा दी जाती है, फिर मोबिलिटी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इन सब से उनकी जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ओके। सो स्कूल की बात करें तो हिडन करिकुलम में री जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जो हिडन करिकुलम है, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा होता बट फिर भी आपको सिखाया जाता है, तो ये इसको री करता है, जैसे कि बॉयज़ फॉर साइंस, गर्ल्स फॉर आर्ट। कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ये बोला जाता है कि बॉयज़ तो ज़्यादा साइंस के लिए ही कैपेबल होते हैं और लड़कियों को डोमेस्टिक एजुकेशन या फिर आर्ट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, वो उसी में ही माहिर होती है। सो बेसिकली ये एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादी सोच को पैदा करता है। वो चीज़ें आपके करिकुलम में नहीं होती बट फिर भी टीचर की कुछ बायसनेस होती है या फिर स्टूडेंट की खुद की होती है, उनके पेरेंट्स की खुद की होती है, इस वजह से ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ फीमेल टीचर्स, menstrual hygiene infrastructure and safe school environment can affect गर्ल्स अटेंडेंस। तो आप ये देखो कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो कितनी लिमिटेड है ना, या फिर गर्ल्स कितना एजुकेशन ले पाती है। कुछ कुछ विलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन उनको मिलती भी नहीं है। सो लैक ऑफ फीमेल टीचर्स की वजह से पेरेंट्स जो है वो भेजना नहीं चाहते हैं स्कूल में बच्चों को। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट मीन्स कि उनके लिए बाथरूम, क्लीन बाथरूम नहीं है, ओके। या फिर सेफ स्कूल एनवायरनमेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से गर्ल की अटेंडेंस हमें देखने को कम मिलती है। जेंडर बेस्ड बुलिंग एंड और हरासमेंट ऑफन गोज अंडर एड्रेस। कि जेंडर बेस्ड बुलिंग आपको देखने को मिलती है, मतलब प्रताड़ना होती है ना गर्ल्स की, या फिर हरासमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छे से अचीव नहीं हो पाती। दैट इज़ लिंग आधारित बदमाशी या फिर उत्पीड़न पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो कम्युनिटी की बात करें तो सोशल नॉर्म्स में लिमिट गर्ल्स एक्सेस, की जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं बनाए गए हैं सोसाइटी, दैट इज़ गर्ल्स के लिए, वो एक तरह से उनकी जो जो भी एक्सेस है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, वो लिमिट कर देते हैं। जैसे पब्लिक प्लेसेस और हायर एजुकेशन में, कि वो बाहर नहीं बैठ सकती, बाहर नहीं जा सकती, लड़कों से बात नहीं कर सकती, हायर एजुकेशन नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जेंडर रोल डिटरमाइन करियर चॉइसेस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो जेंडर रोल की, आप लड़का हो या लड़की, वो डिटरमाइन करता है कि आप किस एरिया में जाओगे, किस एरिया में आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, आपका करियर चूज कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसका ज़्यादा होगा और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास होंगी, वो सब डिसाइडेड होता है, मतलब कम्युनिटी के द्वारा सेट किया जाता है। तो इसके बारे में, लैंगिक असमानता के बारे में, परिवार में, स्कूल में और समुदाय में कितना हम डिफरेंस देखते हैं वो सब देख लेना, ओके। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रेस एंड कलर। तो रेस एंड कलर के बारे में देखें तो इन फैमिली में देखें तो फैमिली में इंटरनाइज कलरिज्म, प्रेफरेंस फॉर फेयर स्किन। तो फैमिली में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो फैमिली के लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो फेयर स्किन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रेशियल बायसेस होती है वहाँ पे, है ना। और दैट इज़ अफेक्टिंग सेल्फ एस्टीम एंड एस्पिरेशन, की उनकी दैट इज़ सेल्फ एस्टीम है उसको हानि पहुँचाते हैं, आत्मसम्मान और आकांक्षाओं को हानि पहुंचाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेस और कलर, है ना। तो एथनिक और रेशियल माइनॉरिटी फैमिली में फेस सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन, की जो आप बोल सकते हो जिसका कलर थोड़ा डार्क है या फिर जो दूसरे सोसाइटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जाके यूएसए में रह लो तो आपको रेशियल दैट इज डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। सो बेसिकली उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है बहुत सारी जगहों से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव भी होता है। इन स्कूल की बात करें तो करिकुलम में इग्नोर और मार्जिनाइज माइनॉरिटी हिस्ट्रीज एंड लैंग्वेजेस। तो करिकुलम में हम देखते हैं जो मेजोरिटी की जो आइडियोलॉजीज हैं उनको ज़्यादा लिया जाता है, जो माइनॉरिटी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन
नहीं दी जाती, ओके, जिससे आपके करिकुलम की, जिससे आपके पढ़ाई पर भी इफेक्ट डलता है। सो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स फ्रॉम टीचर्स और पीयर्स में इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स है आपके टीचर्स से और या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, उससे आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपकी कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब आपकी एकेडमिक, आपसे एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेशन कम रखी जा सकती हैं, जिसकी वजह से आप उतना ही परफॉर्म करोगे, आपकी परफॉर्मेंस में भी हिंड्रेंस आएगी। सो स्टीरियोटाइपिंग कैन लीड टू लोअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ सर्टेन रेसेस, कि जो रूढ़िवादी सोच बनाई हुई है, लोअर एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, तो उसकी वजह से बच्चे भी उतना ही कर पाएंगे ना, वो भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं अचीव कर पाएंगे। आफ्टर दैट इज कम्युनिटी की बात करते हो, सेग्रीगेटेड हाउसिंग और सेटलमेंट रिजल्ट इन अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स एंड पब्लिक सर्विसेज। तो जो सेग्रीगेटेड हाउसिंग है ना, या फिर सेटलमेंट है, जैसे कि जो अलग अलग कर देते हैं, तो उससे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्कूल या पब्लिक सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, है ना, बच्चों को। तो बेसिकली जो सेग्रीगेटेड हाउसिंग इन द सेंस की, जो अलग लोगों के लिए आपने जैसे एक तरह से किसी सोसाइटी के लोगों को अलग कर दिया बिल्कुल उनके हिसाब से, उनके रेस और कलर के हिसाब से, तो उनको क्वालिटी स्कूल्स और पब्लिक सर्विसेज भी नहीं मिल पाती है। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म में अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में रेसिज्म है, आप भेदभाव करते हो रेस और कलर के बेसिस पे, तो इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ केयर पे भी, और जस्टिस सिस्टम आउटकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपने एक ऐड तो नहीं है, वो रील है इंस्टाग्राम पे, आपने देखी होगी, दैट इज ऑफ सर्फ एक्सल शायद, या फिर किसी भी एक दैट इज, आप बोल सकते हो कि कपड़े धोने के पाउडर से रिलेटेड वो आपकी ऐड है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐड नहीं है, वो किसी स्कूल वालों ने दिखा रखा है, वो उस पर रील आ रही थी इंस्टाग्राम पे। तो उसमें ये था कि एक ब्लैक कलर का लड़का, उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसको जैसे वॉशिंग मशीन का एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक चार्ट सा बना दिया जाता है उसके पीछे, फिर उसके ऊपर सर्फ डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, और दूसरा लड़का जैसे दैट इज जो वाइट कलर का है, उसको ला दिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ही तो प्रमोट कर रहा है आपके अंदर। तो आपकी एजुकेशन ही आपको ऐसी मिल रही है, तो फिर क्या ही आप बोल सकते हो, क्या ही उम्मीद रख सकते हो ना। सो आफ्टर दैट इज क्लास इनइक्वालिटी। तो क्लास इनइक्वालिटी क्या है, इन फैमिली की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन न्यूट्रिशन, ट्यूटोरिंग, डिजिटल एक्सेस एंड स्कूल चॉइस। कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास इन द सेंस कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो, या फिर अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। सो बेसिकली ये डिटरमाइन करती है कि आपको न्यूट्रिशन फैसिलिटी कितनी मिलेगी, आपको पोषण तत्व कितने मिलेंगे, आपकी जो दैट इज ट्यूटोरिंग है, आपको पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, डिजिटल एक्सेस मिलेंगे कि नहीं, स्कूल चॉइस कितनी अच्छे से मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी। सो पुअर फैमिलीज में प्रायोरिटाइज वर्क ओवर एजुकेशन। तो पुअर फैमिली क्या प्रायोरिटी देती है कि बच्चों को थोड़े दिनों के बाद ही स्कूल से निकलवा दिया जाता है, या पढ़ाया ही नहीं जाता, और उनको काम काज में ही लगा दिया जाता है, स्पेशली फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। ओके, सो स्कूल्स की बात करें तो इलीट स्कूल्स में एक्सक्लूड लोअर क्लासेस स्टूडेंट फ्रॉम हाई थ्रू हाई फीस। की जो इलीट स्कूल्स हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे लोअर क्लास स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली कट ऑफ ही कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी फीस स्ट्रक्चर इतना हाई होता है। कल्चरल कोड्स होते हैं, उनके लैंग्वेज बैरियर इतने देखने को मिलते हैं हमें, और फिर रीजनल लैंग्वेज की जगह आपको इंग्लिश में, और डिफरेंट जो अदर दैट इज आप बोल सकते हो कि डिफरेंट जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें आपको सिखाया जाता है चीज़ों के बारे में। सो अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स रीइंफोर्स एजुकेशनल डिस्पैरिटी। तो अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी आपको पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंट आपको डिस्पैरिटीज़ या फिर डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एजुकेशन में। कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है, अगर आप हम स्पेशली हरियाणा की बात करें, या फिर प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो इन रियल। ओके, सो हिडन कॉस्ट लाइक यूनिफॉर्म, बुक, ट्रांसपोर्ट हिंडर फुल पार्टिसिपेशन। की जो हिडन कॉस्ट होती हैं, इट मीन्स की जो एजुकेशन के अलावा जो कॉस्ट है, उससे भी आपकी जो एजुकेशन है उस पर अफेक्ट डलता है, मतलब उससे भी पार्टिसिपेशन डिक्रीज होता है, जैसे आपकी यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। इन कम्युनिटी में क्या देखने को मिलता है, अर्बन स्लम्स और रूरल एरियाज लैक एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो अर्बन स्लम्स है, जो झोपड़ी वाले एरिया हैं या फिर रूरल एरियाज हैं, उनके पास एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, लाइब्रेरीज नहीं मिल पाती हैं, रिक्रिएशनल स्पेसेस नहीं मिलते हैं, जैसे वो आर्ट के लिए काम कर सके या फिर स्पोर्ट्स के लिए काम कर सके, है ना, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। सो क्लास डिवाइड अफेक्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की, जो हमने क्लास डिवाइड करे हुए हैं, अपर मिडल और ये सारी चीज़ें, तो उससे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अफेक्ट करती हैं, कि आप सिर्फ उन्हीं क्लास, जैसे आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो, तो आप सिर्फ उन्हीं के साथ बैठोगे, आपका नेटवर्क उनके साथ ही होगा, है ना। एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाता, और सोशल कैपिटल भी उससे अफेक्ट होती है आपकी।
ठीक है। तो आप एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हो एक दूसरे के साथ, कम्युनिटी में ये सोच है उसके बारे में, वर्ग असमानता के बारे में, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ लेना जो भी हिंदी मीडियम है। उसके बाद है जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्पेशल इनइक्वालिटी। तो ये क्या है स्टूडेंट, इन फैमिली की बात करें, फैमिलीज इन कॉन्फ्लिक्ट जोन और पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन्स फेस डिस्प्लेसमेंट, इनसिक्योरिटी एंड डिसरप्टेड स्कूलिंग। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो फैमिलीज रहती है, इट मीन्स कि आपने अभी वार की सिचुएशन देखी होगी, जैसे कश्मीर के एरिया में या फिर जो बॉर्डर पे जो फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पे एक अनस्टेबल रीजन की वजह से बच्चों को एजुकेशन में, बच्चों की सिक्योरिटी या फिर डिसरप्टेड स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। सो रूरल एंड ट्राइबल फैमिलीज often have limited access to basic infrastructure। तो आपने रूरल और ट्राइबल फैमिलीज को देखा होगा, जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दीज जियो पोलिटिकल जियो स्पेशल इनइक्वालिटी की वजह से। ओके, स्कूल की बात करें तो स्कूल इन रिमोट और कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज की, जो रिमोट एरियाज में जो स्कूल्स हैं, जैसे एक ट्राइब के पास, ट्राइबल एरियाज के पास कोई स्कूल है, या फिर कन्फ्लिक्ट प्रोन जहाँ पे लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो अंडर रिसोर्स होते हैं और अनसेफ तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। वहाँ पे कभी भी आप बोल सकते हो कि कभी भी हमला हो सकता है ना। तो रिसोर्सेज भी वहाँ पे नहीं होते, अगर आपको एक रूम भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। करिकुलम मे नॉट रिफ्लेक्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज मेकिंग लर्निंग डिफिकल्ट। तो आपका जो करिकुलम होता है वो लोकल लैंग्वेज और लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं दर्शाता है, वो नेशनल के अकॉर्डिंग होता है, नेशनल टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। वहाँ पे लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, उसके उनके एरिया के बारे तक में भी नहीं पढ़ाया जाता है, और लर्निंग उससे डिफिकल्ट और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो उस एरिया तक पहुँच ही नहीं पाते जिसके बारे में उन्हें पढ़ाया जा रहा है ना। और फिर रिलेट नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे सिखा सकते हैं टीचर्स बच्चों को। कम्युनिटी की बात करें तो डेवलपमेंट टेंड टू बी अनइवन when cities receiving more investment than rural और border areas। कि डेवलपमेंट जो है वो अनइवन हो जाएगी, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पे बिल्कुल ही कम है। अब आप गांव को देख लो, गांव में क्या डेवलपमेंट है, और शहर जैसे गुड़गांव, दिल्ली, इनमें कैसी डेवलपमेंट है। तो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, और दैट इज आप बोल सकते हो बिजनेसेस लाने में, और बेसिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आने में, एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज है या फिर बॉर्डर से सटे हुए जो एरियाज है। कनेक्टिविटी इशू इतना ज़्यादा था, जैसे इंटरनेट या फिर रोड्स एंड एक्सेस टू सर्विस आर अनइक्वल। तो ये इसमें बहुत इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हिंदी में देखें तो भू राजनीतिक और भू स्थानिक असमानता, की भू राजनीतिक या फिर अस्थानिक असमानता जो है वो है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, देते हैं स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट को बहुत ज़्यादा मैटर रखा जाता है, ऐसा हमने आज तक सुना है, ऐसा हमने फील किया है ना। तो फैमिली की बात करें तो कास्ट हायरार्कीज इन्फ्लुएंस एस्पिरेशन, मैरिज, रिचुअल्स एंड वैल्यूज़। कि अगर आप उस कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो जिस कास्ट से आप हो, तो आपकी मैरिज भी नहीं हो सकती ना। आपकी एस्पिरेशंस भी, आपकी जो क्षमताएं हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो लक्ष्य हैं वो भी अलग हो जाते हैं, रिचुअल्स भी अलग होते हैं, वैल्यूज़ भी आपकी अलग होती है। लोअर कास्ट फैमिलीज में एक्सपीरियंस सोशल एक्सक्लूजन। जो लोअर कास्ट फैमिलीज जो हमने डिसाइड कर रखी है, जो लोगों ने डिसाइड कर रखी है, वो उनको सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, मतलब उनको बिल्कुल घर बाहर, उनका घर जो है वो गाँव के बाहर होगा, या फिर उनको दैट इज सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं करा जाता, उनकी चीज़ों के मैटर ही नहीं रखती है। अनलिमिटेड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात है ना, उनको बेसिक सी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। स्कूल की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन में अगर थ्रू सीटिंग अरेंजमेंट, तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, सीटिंग अरेंजमेंट से। देखो कि आप कभी आपने फील भी किया होगा टीचर के बिहेवियर से, पीयर बुलिंग, कि आपके जो दोस्त हैं वही आपको, या फिर आपके क्लासमेट्स हैं वही आपको परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ दलित और ट्राइबल चिल्ड्रन की, जो हमारी सोच है, रूढ़िवादी सोच है दलित और ट्राइबल चिल्ड्रन को लेके कि वो लेस कैपेबल है, उससे उनके लर्निंग आउटकम्स भी नेगेटिव जाते हैं। कि बच्चे खुद ही फिर उतना अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डेली वो बुलिंग और हरासमेंट फेस करने को मिलती है। सो ड्रॉप आउट रेट्स अमंग SC/ST स्टूडेंट रिमेन हाई ड्यू टू हॉस्टाइल स्कूल क्लाइमेट। तो जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं SC/ST स्टूडेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगे हैं, क्योंकि एक स्कूल क्लाइमेट ऐसा दिया गया है जहाँ पे लोगों को, बच्चों को परेशान किया जाता है। कम्युनिटी की बात करें तो कास्ट सेग्रेशन अफेक्ट्स एक्सेस टू पब्लिक वाटर, ट्रांसपोर्ट, टेम्पल्स एंड इवन स्कूल्स। तो कम्युनिटी की बात करें तो जैसे कास्ट की बेसिस पे जो सेग्रीगेशन या फिर डिवीजन किया हुआ है, उसकी वजह से आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होता है, पब्लिक वाटर भी, ट्रांसपोर्ट भी, टेम्पल्स भी, और इवन स्कूल्स भी। डोमिनेंट कास्ट में कंट्रोल
मे कंट्रोल रिसोर्सेज लैंड इंस्टीट्यूशन लिमिटिंग मोबिलिटी ऑफ अदर्स। तो जो डोमिनेंट कास्ट है, जो ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, उनके पास ज़्यादा लैंड मिलेगी, उनके पास ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, और जिससे वो दूसरी कास्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट इसके बारे में जाति आधारित असमानता, दैट इज विशेषकर भारतीय संदर्भ में। समझ में आया इतना? ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डिसेबिलिटी बेस्ड इनइक्वालिटी। सो डिसेबिलिटी बेस्ड इनइक्वालिटी में इन फैमिली का क्या रोल है, आप बोल सकते हो। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज मे बी केप्ट आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू ओवर प्रोटेक्शन, स्टिग्मा और लैक ऑफ सपोर्ट। की जो लोगों के मन में सोच होती है, जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता, एजुकेशन नहीं दी जाती, तो इस बेस पे भी फैमिली क्या करती है, डिसेबिलिटी मतलब इनइक्वालिटी, उनको एक तरह से एक इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है। सो फैमिलीज में लैक अवेयरनेस और एक्सेस टू अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। सो फैमिली को पता नहीं होता कि आप अगर पहले ही शुरुआती दौर में ही बच्चों को दिखाओगे, उनका चेकअप कराओगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर जाओगे, तो उनमें बेटर परफॉर्मेंस की ज़्यादा क्षमता बढ़ सकती है। सो उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज भी नहीं होती है इस वजह से। सो इन स्कूल का क्या रोल है? सो लैक ऑफ रैम्प, एक्सेसिबल मटेरियल एंड ट्रेन स्पेशल एजुकेटर एक्सक्लूड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं आज भी, वैसे तो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी है, बट कुछ स्कूल क्या, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रैम्प की ही फैसिलिटी नहीं है कि बच्चे, जो विकलांग बच्चे हैं, वो व्हील चेयर के थ्रू जा सके। एक्सेसिबल मटेरियल, अदर मटेरियल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो विजुअल लर्नर है तो उसके लिए कुछ ऐसी मशीन या फिर टेक्टाइल बोर्ड्स नहीं है ना, या फिर आप बोल सकते हो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए मशीन्स नहीं है। सो बेसिकली ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स भी नहीं है, तो जिस वजह से डिसेबल्ड बच्चे नहीं आ पाते स्कूल्स में। सो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ओपन फेस आइसोलेशन, नेग्लेक्ट एंड बुलिंग। तो जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको अलगाव फील करना पड़ता है, मतलब वो बिल्कुल अलग अलग से रहते हैं, उनके साथ कोई मिलजुल कर नहीं रहता है। नेग्लेक्ट मतलब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं कराया जाता है और उनको उनके पीछे प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है या फिर उनको उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। ओके, सो इन कम्युनिटी का क्या रोल है? सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफन एक्सक्लूड डिसेबल्ड पर्सन। तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिटी में, इन द सेंस की बाथरूम्स में देख लो आप, या फिर आप मेट्रो स्टेशन पे देख लो, रेलवे स्टेशन पे देख लो, बस में देख लो, तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही उनके लिए कैपेबल नहीं है और उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से डिसेबल्ड पर्सन को इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है। सो स्टीरियोटाइप्स, जो रूढ़िवादी सोच बनाए हुए हैं कि इंडिपेंडेंट दैम एज डिपेंडेंट, की वो डिपेंडेंट है या फिर इनकैपेबल है, वो कोई काम नहीं कर सकते। लिमिटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंक्लूजन, की उनको सोसाइटी में इंक्लूड करके नहीं चल रखा जाता है और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भी लिमिट कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि सोच क्या होती है हमारी सोसाइटी की कि वो काम नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते सोसाइटी में, सोसाइटी की मदद भी नहीं कर सकते, तो उनका पार्टिसिपेशन भी लिमिट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये हिंदी में है विकलांगता आधारित असमानता, इसको पढ़ लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के। फिर हम आ जाते हैं इंटरफेस ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो इंटरफेस कैसा होता है फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी का? सो दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस इंटरैक्ट इन वे दैट कैन ईदर रीइंफोर्स और चैलेंज सोशल इनइक्वालिटी। तो ये जो तीनों मिलकर के, ये तीनों जो हमने देखे अभी, इन तीनों का रोल देखा, ये तीनों मिलकर के या तो रीइंफोर्स कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, मतलब और भी बढ़ा भी सकते हैं, और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, मतलब ऐसे बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे, हर तरह के बच्चों को कोई भी इनइक्वालिटी नहीं प्रोवाइड करने देंगे, तो वो सारी चीज़ों में भी ये हेल्प करते हैं। सो फैमिली स्कूल लिंक क्या है? अगर इफ स्कूल डोंट अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ फैमिलीज, कि अगर स्कूल नहीं समझेगा कि बच्चे गरीब परिवार से हैं या किस परिवार से बिलोंग करते हैं, सो दे में मिसजज स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ और बिहेवियर। तो उससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो एबिलिटीज़ है, बच्चों की जो एबिलिटीज़ है, उनके बिहेवियर को सही से जज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर्स के मन में ये होता है कि आप अगर गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो इट मीन्स कि आप अच्छे स्टूडेंट या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। सो बेसिकली उससे एक तरह से लैक हो जाएगा ना, तो अगर आप मिस जज करोगे तो। कम्युनिटी सपोर्ट, सो इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव कम्युनिटीज कैन फोस्टर कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन। तो ऐसी कम्युनिटीज़ होंगी जहाँ पे इंक्लूसिवनेस होगी, जहाँ पे सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाएगा, सभी इंडिविजुअल को इंक्लूड करा जाएगा। और प्रोग्रेसिव कम्युनिटी की वो एक तरह से प्रोग्रेसिव की तरफ ध्यान देती हो, इट मीन्स कि डेवलपमेंट की तरफ या फिर और भी जो चेंजेस आने चाहिए उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती हो।
उससे क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा स्कूल्स और फैमिलीज के बीच में, कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे, कि स्कूल्स भी फैमिलीज का ध्यान रखेंगे और फैमिलीज भी स्कूल के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को अडेप्ट कर पाएंगे। ओके, सो इट एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, जिससे इक्वल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बच्चे स्कूल्स में आएंगे, पढ़ेंगे और उनको भी पार्टिसिपेट कराया जाएगा एक्टिविटीज़ में। सो स्कूल एज अ ब्रिज, तो स्कूल का क्या काम करता है बच्चों के, दैट इज इनइक्वालिटी में ब्रिज का काम करता है, मतलब एक पुल का काम करता है, जो एक तरह से उनके जो गैप है उसको उसको बिल्कुल मिटा देता है। सो अ वेल फंक्शनिंग स्कूल कैन हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन डिसएडवांटेजेस होम एंड ब्रॉडर सोशल अपॉर्चुनिटीज। तो अगर एक अच्छा स्कूल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं, जहाँ पे हर तरह की इनइक्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है कि आपको किसी भी बेसिस पे कैसे भी इनइक्वालिटी नहीं करनी है, जो भी हमने अभी पढ़ी है ना, किसी भी तरह की बच्चों को हमेशा इक्वल पार्टिसिपेशन का एक्सेस दो, बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करोगे, तो उससे ये जो गैप है डिसएडवांटेज्ड होम्स का और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ का भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कि अब आपको घरों में भी बच्चों को फैसिलिटीज़, घरों में भी बच्चों उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे उन्हें, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, उनके टीचर उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे, और ब्रॉडर सोशल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कि अब उनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो बाहर जा सकते हैं, पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी अगर वो पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके, सो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में परिवार, स्कूल और समुदाय का इंटरफेस कैसा है, कैसा होना चाहिए। तो ये तीनों संस्थाएं इस प्रकार परस्पर क्रिया करती है, जो सामाजिक असमानताओं को या तो मजबूत कर सकते हैं या उन्हें चुनौती भी दे सकती हैं। सो ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट, सोशल इक्वालिटी एंड इक्विटी। सो इसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी एंड इक्विटी। सो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से हमारी पावर का काम करता है, मतलब हमें पावर्स देता है, हमें अपने राइट्स के बारे में बताते हैं, एजुकेशन का फाउंडेशन है एक तरह से, वहाँ पे हमें हमारे एजुकेशन के जो अधिकार हैं उसके बारे में आपको मेंशन करा होता है, उसमें सोशल इक्वालिटी और इक्विटी को ध्यान में रख के चला जाता है ना। इक्वालिटी, एक तो टर्म इक्वालिटी है और एक टर्म है इक्विटी, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, बट अगर नहीं पता तो इक्वालिटी क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं, तीनों की हाइट डिफरेंट है, एक छोटा सा हाइट में है, एक थोड़ा बड़ा है और एक सबसे बड़ा है, तीनों मैच देखने आए हैं और तीनों को एक तरह से बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे एक गैप लगा हुआ, जो लंबा वाला है वो आसानी से देख पाएगा, जो थोड़ा छोटा वाला है उसको थोड़ा उठ उठ के देखना पड़ेगा, और जो सबसे छोटा है वो देख ही नहीं पाएगा उसको, है ना। तो मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, चाहे आप लंबे हो, छोटे हो, कैसे भी हो, सबके लिए एक ग्राउंड ही दिया हुआ है सेम साइज का, है ना। बट इक्विटी का क्या मतलब है, कि जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, जिन बच्चों को डिफिकल्टी है, उसको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, जैसे जो लंबा वाला उसको कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होगी, जो थोड़ा छोटा है उसको थोड़ा छोटा स्टूल प्रोवाइड हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा छोटा है उसको और भी ज़्यादा स्टूल प्रोवाइड हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि ये तीनों इक्वल फॉर्म में इनको पहुंचाने के लिए इक्विटी दी जाती है। तो सोशल इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। सो ये प्रोवाइड करता है लीगल बैकिंग एंड मोरल डायरेक्शन, की आप लीगली चलते रहो, कोई भी इलीगल काम ना करो, एक तरह से बैकबोन है हमारी कंट्री की, और हमें मोरल मतलब सही नैतिक रास्ते पर पहुंचाने में हेल्प करता है, फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड जस्ट एजुकेशनल सिस्टम, की एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे इंक्लूसिवनेस हो और जस्टिस हो, मतलब न्याय हो, सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाए, जो एक टूल है, मतलब एजुकेशन एक टूल है हमारी किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने का, है ना, मतलब बढ़ाने का, एंड ब्रिज हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, और जो भी इनइक्वालिटीज पहले रही हैं, पहले के आप बोल सकते हो हिस्ट्री में रही हैं, जो भी जिस भी तरह की इनइक्वालिटीज, उनको ये बिल्कुल हटा देता है, मतलब उनको ये खत्म कर देता है, क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट की वजह से, और एजुकेशन इसमें हेल्प करता है अगर एजुकेशन के लिए तो। सो परिचय क्या था, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, आप इसको पढ़ लेना स्टूडेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी। सो सबसे पहले आ जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या करता है, एनविजन्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके पास खुद की एक गवर्नमेंट है, खुद की पावर है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, कि यहाँ पे आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे वोट होते हैं किसी भी नेता को जीतने के लिए। एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों की बात मानी जाती है, लोगों के हित के लिए काम करा जाता है। सो इट प्रमोट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड एंश्योर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये प्रमोट करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, कि हर तरह से आप
को जस्टिस मिले, चाहे वो कैसा भी हो। इक्वालिटी को प्रमोट करता है और फ्रेटर्निटी दैट इज भाईचारे को, ओके कि सब लोग मिलकर रहें, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग दीज गोल्स, और एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप ये सारे गोल को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इट मीन्स कि आपकी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री, एक ऐसा नेशन बन सकती है जहाँ पे ये इनइक्वालिटीज के गैप को बिल्कुल हम खत्म कर सकते हैं। ओके, सो ये हिंदी में है प्रस्तावना के बारे में कि भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखा जाता है। आफ्टर दैट इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड में लिखा है फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन के बारे में। सो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा है, इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि आप लॉ का भी इक्वल प्रोटेक्शन करो, मतलब लॉ को भी ध्यान में रखते, कानून को भी ध्यान में रख के चलो, और आपकी इक्वालिटी को गारंटी करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, की किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा एजुकेशनल एक्सेस में, और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कि जो हम देखने को मिलता है हमें ये सारी चीज़ें कि कुछ कास्ट के लोगों को कम अधिकार दिया जाता है, उनको महत्व नहीं दिया जाता। तो वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 14 में लिखी हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो कोई इंसान आवाज़ भी उठाएगा इन चीज़ों के खिलाफ, तो उनके विरुद्ध क्या होगा, मतलब जिसके खिलाफ उठाएगा उनके विरुद्ध एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सो राइट टू इक्वालिटी आपको ये एंश्योर कराता है। फिर है आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे, आपके रेस के बेस पे, जातीय के बेस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, या फिर लिंग के बेस पे। ओके, सो क्लोज 4, इसका आर्टिकल 4 का क्लोज 4 अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC। तो मतलब इन्होंने क्लोज 4 में ये दिया हुआ है, अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसको कम करने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, एक स्पेशल क्लोज बनाया जाए, स्पेशल प्रोविजंस दिए जाए, स्पेशल आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए, ताकि आपकी एजुकेशनल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओके, तो उनको जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, दैट इज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड का क्लास, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए जाए। ओके, तो ये हिंदी में है मौलिक अधिकार भाग 3। तो अनुच्छेद समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। ओके, फिर आ जाते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में पार्ट 3 में लिखा है। तो अच्छा, ये हमने अभी क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ा था। तो उसके बाद हमें जाता है आर्टिकल 16 पे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इट मीन्स कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी किसी का भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी किसी जॉब में दैट इज हिस्सा ले सकता है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, ऑफन लिंक्ड विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उसके लिए चाहिए किसी भी जॉब के लिए। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था 86 अमेंडमेंट में, 2002 में इंट्रोड्यूस किया था राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ना। तो उनको अगर कोई रोकेगा तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। सो ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योरिंग एक्सेस, तो ये प्रोवाइड करता है कि सबको एक्सेस मिले, सबको एजुकेशन मिले, उनका अधिकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो आपके स्कूल का, टीचर क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदी में इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21A। ओके, फिर आ जाते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4th में दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 38 कहता है डायरेक्ट द स्टेट टू स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रिवेल। तो ये क्या कहता है कि आपको वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है वो जो भी लोग हैं उनकी उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, ताकि सोशल ऑर्डर बना रहे और जस्टिस मिले सबको, इक्वालिटी भी बनी रहे। ओके, आर्टिकल 39 बोलता है एम्फोसाइज इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, की सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने के सारे अधिकार हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है यूथ के अगेंस्ट, मतलब कोई मारपीट या फिर उनको कोई डरा धमका रहा है ना, या बच्चों को कोई डरा धमका रहा है, तो उसके प्रति आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। आर्टिकल 41 encourages a state to ensure
एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, कि आर्टिकल 41 कहता है कि एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो बच्चों को एजुकेशन दे और पब्लिक असिस्टेंस दे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी, जो दी जाती है, जैसे जो आपको हेल्प दी जाती है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनको कोई मासिक भत्ता मिलता है, ओल्ड एज पेंशन भी है ना, और डिसेबिलिटी वाली पेंशन भी है कि जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो सरकार आपको हेल्प करेगी और वो हेल्प करती है आर्टिकल 41 के तहत। ओके, सो ये हिंदी में इसके बारे में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हिंदी में देखकर और वैसे इंग्लिश में भी समझ में आ ही जाएंगे। ओके, फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 45 पे। तो इनिशियली एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर, कि पहले क्या था, 14 ईयर्स तक के लिए सभी बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसका मेन एम था। फिर उसको मॉडिफाई कर दिया टू एम्फोसाइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब NEP 2020 आई तो इसमें ECCE वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड NEP 2020। सो आर्टिकल 46 क्या कहता है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट को क्या प्रमोट करना है, एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उनके काम के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, मतलब उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करो उन लोगों को, किनको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और कोई भी वीकर सेक्शन है आपकी सोसाइटी में उन सबको, और प्रोटेक्ट करो उन सबको सोशल जस्टिस से, कि सोशल इनजस्टिस से, कि उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो किसी भी तरह का, और कोई भी एक्सप्लोइटेशन ना हो किसी भी तरह का, मतलब उनको शोषण से बचाने के लिए हेल्प करो। सो ये हिंदी में स्टूडेंट गण राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी इन एजुकेशन। तो क्या मतलब है इसका, तो बेसिकली इक्वालिटी क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, मीन्स सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। मैं बता चुकी हूँ इसे कि सभी के लिए सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, जैसे सेम करिकुलम और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरीवन, कि जो भी इंसान, जैसा भी इंसान है, सबके लिए इक्वल, सबके लिए सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इक्विटी का क्या मतलब है, वो रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट ग्रुप को स्टार्ट ए डिफरेंट लेवल ऑफ डिसएडवांटेज, कि जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी भी दी जाए। एंश्योर अफर्मेटिव मेजर्स टू ब्रिंग एवरीवन टू एन इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, कि सबका एक इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट बने, इसलिए ये इंश्योर करता है कि सभी इंसान जो है एक लेवल पर पहुंच जाए, जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी उस लेवल तक पहुंच के पढ़ाई कर सके। जैसे कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, तो जो जो कास्ट, बैकवर्ड कास्ट है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन में, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो उनके उनके साथ खड़े होकर कम्पीट कर सके। स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, स्पेशल एजुकेशन प्रोविजंस हैं कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोविजंस भी दिए जाते हैं, है ना। और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस कराई जाती है कि क्लासेस स्कूल्स में आप रैंप भी इंक्लूड करो, व्हील चेयर भी इंक्लूड करो, असिस्टिव डिवाइसेस भी यूज करो, जो बच्चों के जिन बच्चों को सहायता की जरूरत है वो बच्चे ले सके सहायता। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट इक्विटी ओवर मेयर इक्वालिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो इक्विटी को सपोर्ट करता है या ना कि इक्वालिटी को, ठीक है। तो मतलब इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली थ्रू आर्टिकल 15, 4, 46 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इन सब में लिखा है कि आपको आपको क्या करना है एज ए गवर्नमेंट को क्या करना है कि बच्चे जिनको भी कोई भी जहाँ से वंचित रखा जा रहा है किसी भी राइट से, उनके प्रति उनको रिजर्वेशन देना भी ज़रूरी है। ओके, सो ये इसके बारे में हिंदी में है, शिक्षा में समानता बनाम समता। ओके, इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया था, आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार दोबारा से उस चीज़ को देख लेना जो मैंने समझाया था, एक बार और बता ही देती हूँ। चलो ठीक है, तो जैसे मेरा एग्जाम्पल था लास्ट स्लाइड में, मैं आपको अलग से बताती हूँ कि 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, वो क्या देखने आए हैं, वो देखने आए हैं मैच। ओके, मैच चल रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सा, आप बोल सकते हो कि बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे मैच चल रहा है। ओके, तो एक दोस्त तो बहुत ही लंबा है, इतना लंबा है वो इधर से आराम से देख सकता है इसको क्रॉस करके। एक दोस्त थोड़ा छोटा है, उसको उछल उछल के देखना पड़ रहा हो, और एक दोस्त बिल्कुल ही छोटा है हाइट में। तो जब आप सेम ग्राउंड की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मतलब सेम ग्राउंड पे इकट्ठे, चाहे उनको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये क्या हो गई, ये इक्वालिटी हो गई कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे
कुछ भी हो, ओके। उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को नहीं देखा जाता। बट इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में इसी चीज़ को, जैसे सेम ही ये है और यहाँ पे ग्राउंड है, और ये जो दोस्त हैं, एक को तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, दूसरे को कम दिख रहा है तो उसको थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी ताकि वो उसके बराबर आ सके, और थर्ड वाले को इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो उन दोनों के बराबर आके देख सके, ठीक है। तो अब ये तीनों इक्वल हो गए। सो बेसिकली यही है इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर है लीगल एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, आरटीई एक्ट 2009। तो ये लीगल पॉलिसी या लीगल पॉलिसीज हैं जो सपोर्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स को, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे सिद्धांत हैं उन सबको सपोर्ट करती हैं। सो आरटी एक्ट 2009 एनफोर्स आर्टिकल 21A एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ये प्रमोट करता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर SC ST OBC एंड EWS, इट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, कि रिजर्वेशन पॉलिसीज हो आपकी एडमिशन्स में, स्कूल के एडमिशन में, जैसे 25% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है EWS वाले स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी पढ़ सके प्राइवेट या एलीट इंस्टीट्यूशंस में, ओके। सो NEP 2020 प्रमोट इंक्लूजन, की सभी बच्चों को इंक्लूड करके शिक्षा करानी है, उनके नीड्स और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए इक्विटी प्रमोट करो, और इक्वालिटी को भी प्रमोट करो, कि सॉरी इक्वालिटी को भी प्रमोट करो एजुकेशन में, कि एक अच्छी गुणवत्ता एजुकेशन भी मिले बच्चों को, ठीक है, हर लेवल में। सो वेरियस स्कीम्स हैं, मिड डे मील है, स्कॉलरशिप है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव। सो बेसिकली डिफरेंट स्कीम्स हैं जो प्रोवाइड करती है हेल्प टू द डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे मिड डे मील प्रोवाइड करती है कि टर्न आउट रेशियो कम हो, कि बच्चे जो बीच में एडमिशन छोड़ के चले जाते हैं, क्लासरूम में नहीं आते, तो उनका अटेंशन बढ़ाने के लिए आप लंच में उनको वहीं पे खाना दे दो, कि वो फिर स्कूल से बाहर ही ना जा सके, ओके। वो वहीं पे अपना लंच कर ले, फिर उसके बाद अपनी क्लास ले ले। स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस देने के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी है। इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए। सो स्टूडेंट, इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। गर्ल्स चाइल्ड इनिशिएटिव, जैसे आप हरियाणा में देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका मेन एम है कि लड़कियों को विमेन एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए, उनको उनको भी पढ़ाओ, उनकी भी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, ओके। फिर इसके बाद आ जाते हैं चैलेंजेस इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गोल हैं उनको अचीव करने में। तो बेसिकली आप रियल वर्ल्ड लाइफ में देखो, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब कुछ इंप्लीमेंट होता है अच्छे से या होता आ रहा है। सो कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, सोशल एक्सक्लूजन भी है। तो इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन ज़्यादा है, कि अभी भी इंक्लूड नहीं करा जाता, बच्चों के राइट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। जेंडर बायसनेस होती है, और अनसेफ स्कूल एनवायरनमेंट भी देखने को मिलते हैं, कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के प्रति, और जेंडर बायसनेस भी देखने को मिलता है टीचर्स की वजह से भी और बाकी बच्चों की वजह से भी। लैक ऑफ इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इट मीन्स कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे सभी बच्चे बैठ के, जहाँ पे सभी बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा सके। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE इन रिमोट एंड मार्जिनलाइज एरियाज, तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है RTE का, जो RT एक्ट है हमारा, उसका मेन एम क्या है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए शिक्षा का। बट फिर भी उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन रखी गई है, तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है या बन रहा है। सो इनएडिक्वेट अवेयरनेस अमंग कम्युनिटीज अबाउट देयर एजुकेशनल राइट, तो इनएडिक्वेट अवेयरनेस है, मतलब डिफरेंट लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, है ना, एजुकेशनल राइट्स क्या क्या हैं उनके, उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें एग्जैक्टली उन्हें पता ही नहीं है, ओके। सो ये उसके बाद है हिंदी में संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियां जो आती हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ई पार्ट में, दैट इज मॉडर्निटी एजुकेशन एंड सोशल चेंज। सो ये क्या है मॉडर्निटी एजुकेशन एंड सोशल चेंज। सो इंट्रोडक्शन में देखते हैं मॉडर्निटी का मतलब क्या है। आप अपने रियल लाइफ से ही चला के देख लो या फिर लगा के देख लो कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है। जब आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आओ, so it refers to the broad set of social, cultural and economic political changes associated with the shift from traditional to modern society, कि जब आप हर तरह के चेंजेस अपनी सोसाइटी में लेकर आओ, कि ट्रेडिशनल जो सोच है उसको आप मॉडर्न में कन्वर्ट कर दो, बेसिकली वही है मॉडर्न सोसाइटी। तो बेसिकली मॉडर्निटी का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जो रूरल एरिया के लोग थे अब वो अर्बन एरिया में आते जा रहे हैं।
सो बेसिकली वो मॉडर्न रूल्स को, मॉडर्न अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं ना। सो इट इन्वॉल्व रैशनल थिंकिंग, कि आप रैशनल थिंकिंग करते हो चीज़ों की। अब आप सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करते, जो भ्रम होते हैं उन पे बहुत कम बिलीव करते हो। तो रैशनल थिंकिंग को ज़्यादा प्रमोट करना, साइंटिफिक आउटलुक की तरफ देखना, किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न आप साइंटिफिक वे में देखो। सेक्युलरिज्म को प्रमोट करो, सेक्युलरिज्म इन द सेंस कि धर्मनिरपेक्ष जो है, कि आप किसी भी रिलीजन को अनइक्वल नहीं मानते। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो, अर्बनाइजेशन हो, इंडिविजुअलिज्म हो और डेमोक्रेसी हो, कि सभी का सेम समान अधिकार हो। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग मॉडर्निटी, कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपने कैसे एजुकेशन ली, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिली है या नहीं मिली, उससे ये यकीन दिलाया जा सकता है कि अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली तो आप मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा जाओगे, मतलब आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करोगे जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी आप कर सको। सो एट द सेम टाइम मॉडर्निटी रीशेप्स एजुकेशन इटसेल्फ, तो एजुकेशन को ही बदल देती है बिल्कुल मॉडर्निटी, कि आपके पास मॉडर्न चीज़ें आ गई तो इट मीन्स कि आपके एजुकेशन का तरीका ही बदल गया। सो बेसिकली दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मॉडर्निटी एजुकेशन से और एजुकेशन मॉडर्निटी से, तो लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सोशल चेंज इन वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जिससे हर तरह का चेंज आपको देखने को मिलता है। सो ये हिंदी में है परिचय इसके बारे में। आधुनिकता से तात्पर्य पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में बदलाव से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के व्यापक समूह से है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मीनिंग क्या है मॉडर्निटी का। तो मॉडर्निटी क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? रैशनलिटी, रैशनलिटी इन द सेंस की ऐसी थिंकिंग जहाँ पे आप लॉजिकल थिंकिंग का मतलब आप तर्क विचार करके अपनी सोच को ध्यान में रख रहे हो। साइंटिफिक थिंकिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है, रिप्लेसिंग सुपरस्टिशंस एंड डोगमा, कि जो आपने सुपरस्टिशंस बनाए हुए हैं, ये पहले के विचार बनाए हुए हैं, जो आपके बहुत ट्रेडिशनल वे में चले आ रहे हैं, खुद के बिलीफ जो चले आ रहे हैं, उन सबको आपने रिप्लेस कर दिया। सेक्युलर वर्ल्ड व्यू को देखते हो, कि आप एक ऐसा राज्य, आप एक ऐसा देश देखते हो या फिर वर्ल्ड देखते हो कि जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल अधिकार है, कि वो कोई भी धर्म परस्यू कर सकते हैं। सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ, कि गवर्नेंस से और पब्लिक लाइफ से रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा जाए। वो उनकी खुद की इंडिविजुअल इच्छा है कि वो किसको फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम को ध्यान में रखा जाए, कि रिजिड ट्रेडिशंस ना हो और कम्युनिटी अथॉरिटी ज़्यादा ना हो, मतलब राइट्स और फ्रीडम के बारे में भी ध्यान में रखा जाए। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी का निर्माण हो या फिर डिस्कवरी हो या फिर आप लेकर आओ अपनी कंट्री में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज डेवलप हो आपकी कंट्री में और फिर रोजगार मिले और अर्बन लिविंग को सपोर्ट करते हो। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस एज अ की वैल्यूज़, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो मूल्य हैं, वो डेमोक्रेटिक वे में है, कि सभी लोगों को सेम समान अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। फोकस ऑन प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड चेंज, तो बेसिकली आपका फोकस अगर आप मॉडर्निटी की तरफ देखते हो तो प्रोग्रेस की तरफ होना चाहिए, कि जीवन पर्यंत जो बढ़ता रहे, और इनोवेशन की तरफ होना चाहिए, नई नई चीज़ों को आप इन्वेंट करो, लेकर आओ, चेंज की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ना कि वही रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए रहना चाहिए। सो आधुनिकता का अर्थ इसके बारे में ये हिंदी में दिया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन का क्या रोल है मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में? सो बेसिकली एजुकेशन इज बोथ अ ड्राइवर एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो एजुकेशन ड्राइवर भी है, मतलब एजुकेशन मॉडर्निटी की तरफ तक लेकर भी जाता है हमें, और फिर जो नया प्रोडक्ट निकल के आता है, मतलब नई जो चीज़ निकल के आती है, वो भी एजुकेशन का ही पार्ट है ना। सो हियर्स हाउ, ट्रांसमिशन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज़, कि जब आप एजुकेशन लेते हो, जब आपके पास क्वालिटी एजुकेशन आती है, तो आप डिफरेंट थिंकिंग आप करने लग जाते हो। आपकी सोच जो आपकी फैमिली ने जो आपको सिखाया उससे थोड़ी तार्किक ज़्यादा हो जाती है, वो आप चीज़ों को समझने लगते हो। सो एजुकेशन फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस, कि अब आप खुले विचारों के हो जाते हो। अब आप ऐसा नहीं कि आप बंधे हुए हो बिल्कुल किसी विचार में, आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से, दूसरे या फिर अपने पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करते हो। फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर साइंटिफिक थिंकिंग भी प्रमोट होती है उससे। इट प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी, तो ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है, कि सभी के बीच जेंडर वाइज समानता हो, डेमोक्रेसी को और लोकतांत्रिक देश को, और ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट कर दिया। आफ्टर दैट इज ब्रेकिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, जो पहले के चले आ रहे स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, जो लोगों ने सोच बना रखी कि आसान हो जाएगा, घूंघट, अगर जैसे हरियाणा की बात करें स्पेशली, या राजस्थान की बात करें, तो घूंघट उठा ले तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सूट पहन लिया तो क्या ही हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर दोबारा से शादी कर ली किसी विधवा ने तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सो बेसिकली उसको ब्रेक करना एजुकेशन एक
मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चैलेंजेस रिजिड कास्ट हायरार्की, जो कास्ट हायरार्कीज बनी हुई है हमारी कास्ट के बेसिस पे, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो बने हुए हैं, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी या फिर फ्यूडल प्रैक्टिसेस जो हैं, उन सबको क्या करते हैं, चैलेंज करता है आपका एजुकेशन। आपकी जो भी पुरानी सोच है उसको चैलेंज करने में मदद करता है और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सको। ठीक है, जैसे विमेन एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो विमेन एजुकेशन पहले बहुत कम दी जाती थी, बट उसके बाद जब सावित्री बाई फुले जब आए, उन्होंने चैलेंज किया इन सब चीज़ों को। ये जो नॉर्म्स चले आ रहे थे कि विमेन को बाहर नहीं निकालना, उनको पढ़ाना नहीं है, पढ़ा देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे या फिर कुछ भी हो जाएगा, उन सब चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया और आज विमेन एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में भी विमेन आज हर एरिया में अपना दैट इज आप बोल सकते हो कि अपना सपोर्ट दिखा रही हैं। सो अनेबल पीपल टू क्वेश्चन ऑथोरिटी एंड एम्ब्रेस चेंज, तो ये अनेबल करता है कि लोग क्वेश्चन करें कोई भी चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, तो वो क्यों बोल रहे हो, क्या उसका रीज़न है, और चेंज कैसे ला सकते हो आप उन सब चीज़ों में, इसको ये फॉलो करते हैं, इसको ये प्रमोट करते हैं, क्या आपकी मॉडर्निटी या फिर आपकी एजुकेशन। तो इसके बारे में हिंदी में स्टूडेंट्स कि आप कैसे कर सकते हो, शिक्षा आधुनिकता का चालक और उत्पाद दोनों है। तो आधुनिक मूल्यों का संरक्षण भी होता है और पारंपरिक संरचना को तोड़ना भी होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सोशल मोबिलिटी। तो ये हमें प्रमोट करता है हमारी एजुकेशन कि हमारी सोशल मोबिलिटी हो, मतलब आज हम जिस पद पर हैं हम और ऊपर जा सकेंगे। तो जब हमारे पास स्किल्स और नॉलेज होंगी तो हमारी अपवर्ड मोबिलिटी होगी, पर्टिकुलरली फॉर मार्जिनाइज ग्रुप, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती है। सो बेसिकली अगर आप उनको एजुकेशन दोगे, ट्राइब्स को एजुकेशन दोगे, तो वो और भी ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, तो उनकी सोशल मोबिलिटी होगी कि उनका जो पद है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एनकरेज करता है एस्पिरेशंस को बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और रोल्स की, जो हमने ऑक्यूपेशंस बनाए हुए हैं कास्ट के बेसिस पे, उनके रोल के बेसिस पे, उसको तोड़ता है और आपकी जो एस्पिरेशंस है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो सोच है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो मन करता है करने को, है ना, जिस ऑक्यूपेशन में जाने को, वो आप कर सकते हो। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, जैसे इंडस्ट्री में वो अपना दैट इज सपोर्ट कर सकें और सर्विसेज में भी अपने आप को एम्प्लॉय कर सके, है ना, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। सो इट प्रमोट स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, कि आपके पास जो वर्कफोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो स्किल्ड होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए, जो काम पर ध्यान दे ज़्यादा और नई चीज़ों का निर्माण करे, जो नेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो एजुकेटेड सिटीजन्स आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये एडुकेट करता है सिटीजन्स को कि उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में वो और भी ज़्यादा अवेयर हों। ठीक है, तो एजुकेट करता है सिटीजन्स को कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में उनको बताता है आपकी एजुकेशन। सो अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होती है जिस लेवल तक, तो हमारा भी क्या होता है भाई, शादी और दैट इज़ जो भी ट्रेडिशनल लोग चले आ रहे हैं भाई चलता है ना। तो बेसिकली एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। ठीक है, सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, तो ये सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, आपके जो भी राइट्स हैं, है ना, तो उस पर आप पार्टिसिपेट करो, राइट टू वोट है तो आप वोट करो, अपने नेता को चुनो, और टॉलरेंस की भावना को भी सपोर्ट करता है, एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कि आप ऐसे डिसीजन लो जो सभी के लिए बहुत अच्छे हो, सभी को इन्फॉर्म करो उन सब चीज़ों के बारे में, उनको बताओ, तो ऐसे डिसीजन आप ले सको। ओके, सो ये है आपके हिंदी में सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक विकास और राजनीतिक भागीदारी। आफ्टर दैट इज हाउ मॉडर्निटी ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, अब मॉडर्निटी ने एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करा है, अभी हमने देखा था एजुकेशन का क्या रोल है मॉडर्निटी में। अब मॉडर्निटी ने कैसे ट्रांसफॉर्म करा है एजुकेशन को। फर्स्ट इज करिकुलम रिफॉर्म, सो ये जो करिकुलम रिफॉर्म है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट, की आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट करिकुलम रिफॉर्म या फिर चेंजेस ला सकते हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, है ना, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सोसाइटी। तो आप साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल साइंस सब्जेक्ट को इंक्लूड करो, जो आपकी तार्किक सोच पर निर्भर करें, जो आपकी तार्किक सोच को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे। सो एम्फेसिस ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जो कंटेम्प्रेरी जो अभी चले आ रहे जो इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज और रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस करते हो, उस पर एम्फेसाइज करें, उस पर जोर दे, डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दे, और एनवायरमेंटल एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो। तो आप ऐसी एजुकेशन दो जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करे, आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताए, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उन सब के बारे में आपको
और भी ज़्यादा एम्फेसिस करें। सो पेडागोजिकल शिफ्ट कि आप जो रोट लर्निंग करते आ रहे थे पहले, उससे एक्टिविटी बेस्ड आपकी लर्निंग हो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस को यूज़ करें टीचर क्लासेस में, ताकि लर्नर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़े, कि वो पार्टिसिपेट करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उनका भी अधिकार हो, उनके नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। तो पेडागोजिकल शिफ्ट अगर आप पहले की बात करो तो पहले टीचर को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन की जाती थी कि टीचर को क्या पसंद है, उनकी क्या नीड्स हैं, मतलब वो कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर जो टीचर का रोल पहले एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह था, बट अब अगर टीचर का रोल देखें तो अब फैसिलिटेटर माना जाता है कि वो गाइड करती हैं बच्चों को, है ना, कि वो कौन से पाथ पर जाएं, उनकी जो नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करती हैं। सो अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल पैडागोजी, कि आप यूज़ करो क्रिटिकल पैडागोजी, बच्चों के अंदर आप क्रिटिकली चीज़ें एनालाइज करो, है ना, उनको बताओ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वो क्यों सोचते हो, आप क्वेश्चन करो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आप ऐसे ही उस पर यकीन ना करो, आप उसको एनालाइज करो, आप उसके ऊपर रिसर्च करो, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीखो, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखो। ये सारी चीज़ें हो गई हैं मॉडर्निटी के हिसाब से, ठीक है। सो ये हिंदी में इसके बारे में आधुनिकता शिक्षा को कैसे बदलती है। तो पाठ्यक्रम सुधार हमें देखने को मिलता है और शैक्षणिक बदलाव भी देखने को मिला है। आफ्टर दैट इज अ इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, तो फोकस ऑन इक्विटी, जेंडर पैरिटी, की सभी को इक्वल अधिकार होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए डिसेबल्ड लर्नर्स का क्लास में, और माइनॉरिटी राइट्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा को प्रमोट करता है हमारी मॉडर्निटी। सो राइट टू एजुकेशन और अफर्मेटिव एक्शंस रिफ्लेक्ट मॉडर्न एग्लिटेरियन वैल्यूज। सो आपकी जो राइट्स हैं, आपकी जो अफर्मेटिव एक्शंस है, जो आप पॉलिसीज बनाते हो रिगार्डिंग एनी इश्यूज, तो वो प्रमोट करती है ऐसी वैल्यूज को जो समान अधिकार दे सभी लोगों को, जिससे समानता है ना, जिससे समानता है सभी लोगों के बीच में। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, राइज ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सो बेसिकली ये इतने ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा ओपन हो रहे हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो देखो आप यूट्यूब देख लो, आप डिफरेंट, और जो जैसे खान अकेडमी देख लो, मूक्स देख लो। सो बेसिकली ये आपकी एक्सेस के लिए, ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, इसलिए ये प्रमोट करे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बनते जा रहे हैं हर एरिया में, ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल गुरुकुल और मदरसा सिस्टम टू मॉडर्न स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो शिफ्ट कर दिया गया है गुरुकुल से लेकर, गुरुकुल और मदरसा में पहले एजुकेशन दी जाती थी, उसको अब स्कूलिंग और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे आपको रिलीजियस शिक्षा भी मिलेगी, आपको उसके बारे में भी पता चलेगा, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ओके, फिर ये हिंदी में है, आधुनिक शिक्षा को कैसे बदलती है, इसके समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा और संस्थागत परिवर्तन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एजुकेशन, मॉडर्निटी, सोशल चेंज, इंटरलिंकेज। तो इनका क्या इंटरलिंक है। सो मॉडर्निटी जो प्रमोट करती है वो रैशनैलिटी को प्रमोट करती है, कि आप तार्किक विचार करते हो, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करती है, मतलब फोकस ऑन पर्सनल अचीवमेंट, की इंसान अपने ऊपर भी ध्यान दे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी, इट मीन्स कि आपको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराना। डेमोक्रेसी मतलब कि आपको सिविक एजुकेशन के बारे में भी सिखाना, कि एक अच्छा सिटीजन होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, और इक्वालिटी को भी ध्यान में रख के चलना, कि इंक्लूसिव पॉलिसीज और करिकुलम भी हों बच्चों के लिए, ताकि सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करी जा सके। सो सोशल चेंज में क्या रिजल्ट आएगा रैशनैलिटी का, तो इससे ब्लाइंड फेथ, जो आप अंधा विश्वास रखते हो किसी भी चीज़ पे, वो रिमूव होगा, उसमें कम होगा। आप तार्किक विचार करोगे, तार्किक सोच करोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गलत बनाई हुई हैं, जो बिल्कुल ही अवधारणाओं पे बनाई हुई हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। रिड्यूस कंट्रोल ऑफ फैमिली एंड कास्ट ओवर करियर्स, की जो कास्ट के बेसिस पे जो करियर चूज करते हैं, या फिर कास्ट के बेसिस पे जो जॉब्स बनाई हुई हैं, उसको रिड्यूस कर देंगे, और फैमिली का कंट्रोल भी कम होगा अगर लोग अपने मनमानी पे ज़्यादा करेंगे। तो मनमानी अब ऐसा नहीं कि आप ड्यूटीज़, अपने राइट्स और रेगुलेशंस को भूल जाओ, आपको उनको भी ध्यान में रखना है। अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, और न्यू जॉब रोल्स आएंगे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा हमारी कंट्री में। ओके, डेमोक्रेसी से आप एक्टिव सिटीजनशिप बनोगे, मतलब आप ऐसे सिटीजन बनोगे जो अपने राइट्स को जानते हो, पहचानते हो, और वोटिंग अवेयरनेस भी आपको आएगी, कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उसके प्रति आपको वोटिंग करनी है। सोशल मोबिलिटी के बारे में भी आपको पता चलेगा। इट मीन्स कि अगर आप इक्वलिटी पे ध्यान दोगे तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेक्टर में जॉब्स मिलेंगी, उनके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी, तो उस वजह से जो मोबिलिटी है, जो पुअर फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आप अपर तक जा सकते हो, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी पॉलिसीज। और रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा, भेदभाव भी नहीं होगा।
फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स क्या है। सो डिस्पाइट इस प्रोग्रेसिव रोल, तो मॉडर्निटी थ्रू एजुकेशन ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस, कि प्रोग्रेसिव रोल तो है कि ये और भी ज़्यादा हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी है। तो सबसे पहले कल्चरल एलिनेशन, तो इसका मतलब क्या, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वैल्यूज में भी इग्नोर्ड एंड और अंडर वैल्यूड। जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बिल्कुल ही अंडर वैल्यू, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, जैसा कि अंग्रेज करते थे। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बिल्कुल दबा दिया था और अपनी नॉलेज, अपने नॉलेज सिस्टम को ला दिया गया था। तो इस वजह से मॉडर्निटी का भी ये असर देखने को मिल रहा है कि हमें अपने मॉरल वैल्यूज़ और ड्यूटीज़ के बारे में बहुत कम चीज़ों के बारे में पता है, अपने रोल्स, अपने जो फोक आर्ट्स हैं उनके बारे में बहुत कम पता है। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, बिकॉज बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफन रिमेन अर्बन एंड इलीट सेंट्रिक। तो जो अभी जो आपके स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, आपके कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, वो बेसिकली ज़्यादा ध्यान देते हैं इलीट वर्ग के लोगों पे, या फिर जो अर्बन क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो शहरों में रहते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पे ज़्यादा सेंट्रिक है एज़ कम्पेयर टू कि अब रूरल और पुअर को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती। वैल्यू क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होता है, और ओवर एम्फोसिस ऑन मटेरियलिज्म, कि अब जो सारी चीज़ों का जो आप बोल सकते हो एम्फोसिस है वो मटेरियलिज्म पे है, मतलब वो रुपए पैसे और घर मकान इन सब चीज़ों पे है। तो इससे जो आपकी एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसका हनन होता है, उसका वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल हट जाती है। बिकॉज आप, आपका फोकस क्या होता है, आपका फोकस होता है पैसा कमाना, आप कैसे भी कमाओ, आप दूसरों के एथिकल, आप अपने अंदर की जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको बिल्कुल घटा रहे हो और फिर बस पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इट मीन्स कि मॉडर्न एजुकेशन में इम्पोज यूनिफॉर्मिटी, तो इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि आप किसी भी देश में रहते हो, सॉरी किसी भी स्टेट में रहते हो, आपको सेम करिकुलम फॉलो करना है, सेम तरह से रहना है आपको, इग्नोरिंग लोकल डाइवर्सिटी और नीड्स। और जो लोकल डाइवर्सिटी है, जो लोकल उधर की जैसे भाषा है या फिर आप बोल सकते हो उनका पहनाव है, उन सबको इग्नोर करती है, उनकी नीड्स को इग्नोर करती है। तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बेनिफिशियल तो होता ही है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो बेसिकली ये चैलेंजेस हैं किसके, मॉडर्निटी थ्रू एजुकेशन ऑल्सो फेस चैलेंजेस। सो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में चुनौतियाँ और आलोचनाएं। सो अपनी प्रगतिशील भूमिका के बावजूद शिक्षा के माध्यम से आधुनिकता को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये हिंदी में। सो स्टूडेंट ये है आपकी वीडियो, ये आपकी वीडियो यहाँ पे आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट रह गया तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं, जिसके पास अभी तक ये कंटेंट नहीं है, वो सबके पास पहुँच सके। क्योंकि ये मेरे को भी हेल्प करेगा और आपको भी हेल्प करेगा, कि अगर आप किसी को हेल्प करोगे, आपकी एजुकेशन आपको क्या सिखाती है, ये चीज़ तो सिखाती है कि आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ कितनी हैं, आप दूसरों की कितनी हेल्प कर रहे हो, बिना ये सोचे कि आपको क्या मिलेगा उसके बदले, है ना। तो बेसिकली आपको हेल्प करनी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।